एक माँ के ऊपर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगता है। काफ़ी लेकिन आसान नहीं था ये, क्योंकि एक तो हाई प्रोफाइल क्राइम, बड़े लोग इन्वॉल्व थे इसमें। इस पे मैंने काम करना चालू किया और केस तो वैसे ही हाई प्रोफाइल था, काफ़ी इस पे चर्चा हो रही थी। इस तरह का केस सामने आना, कोई माँ अपनी बेटी को, और वो भी आप कह रहे हैं माँ ने अपनी बेटी को, किसी को नहीं मालूम था उसकी बेटी है। ऐसा कहा गया कि ये पूरी प्लानिंग के साथ ये केस, मर्डर केस हुआ था। पावर का लालच, पैसे का लालच, मुझे अपनी इमेज बड़ी बनानी है, उसका लालच। नाम तो जो हम लोगों के सामने शीना बोरा मर्डर केस में आता है, मूल रूप से इंद्राणी मुखर्जी का आता है। उसके बाद में पीटर मुखर्जी की भी अरेस्टिंग हुई। पीटर मुखर्जी को अरेस्ट करने का क्या कारण बना? शीना ने इंद्राणी को कहा था कि आप मुझे 3 BHK फ्लैट दिलाइए, और डायमंड रिंग भी इसने उसको सीडेटिव वाला वो जो उसमें था पानी दिया, और फिर बाद में ले गई। यानी अपनी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार पिता भी जो है किसी और की बेटी की हत्या कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेक अग्रवाल और आप हैं 5E मीडिया पर। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ऐसे ऐसे विषय लाकर दिखाएंगे, सुनाएंगे और उनके बारे में बताएंगे और उनके रहस्योद्घाटन करेंगे जिनके बारे में आपने कभी न तो देखा होगा, न सुना होगा, न जाना होगा। आज ऐसे ही एक विषय पर हम दोबारा आपसे मुखातिब हैं और ये विषय है शीना वोरा हत्याकांड। शीना वोरा हत्याकांड पर एक बहुत ही बेहतरीन किताब, इन्वेस्टिगेटिव बुक जो है वो आई है, और जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, द शीना वोरा केस। और इस किताब के जो लेखक हैं मनीष पचौली हमारे साथ में हैं। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है 5E मीडिया में। थैंक यू। आप सबको ये बताना चाहूँगा कि मनीष और विवेक अग्रवाल की जोड़ी क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में बड़ी मशहूर रही है। और हम लोगों ने, चूंकि मनीष अंग्रेजी अखबारों में काम किया करते थे, मैं हिंदी अखबारों में काम किया करता था, और मुंबई शहर की हर गली, हर दरीचे, हर दरवाजे तक हम दोनों पहुंचे हैं क्राइम की दुनिया की रिपोर्टिंग करने के लिए। और आज पहली दफ़ा ये है कि मनीष, हमने हजारों इंटरव्यूज दूसरों को किए होंगे, पहली दफ़ा मुझे इंटरव्यू देते हुए कैसा लग रहा है? नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम साथ में इंटरव्यू लेने जाते थे। आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एक वो फीलिंग नहीं आ रही कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से पुराने जर्नलिज्म डेज में आ गए हैं, वापस से कोई स्टोरी पे काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, आपके साथ एक कंफर्ट लेवल अलग ही होगा, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, तो हम इसे इंटरव्यू की शक्ल में नहीं रखते हैं, हम इसमें बातचीत की ही शक्ल में रहते हैं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी लेकिन अलग सी ही चीज़ रही है हमारे बीच में, जो केमिस्ट्री रही है हमेशा से, वो कुछ इस तरह की रही है कि मनीष जो चेहरे से इतने भोले भाले और आपको सुंदर से दिख रहे हैं ना, ये हैं बड़े खतरनाक क्राइम रिपोर्टर। मैं थोड़ा सा बदमाश रहा हूँ, और मैं रातों का राजा रहा हूँ, ये दिन के सुल्तान रहे हैं। और पूरी जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, पुलिस विभाग है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा पेनिट्रेशन किया था, बहुत अच्छा उन्होंने जमावट अपनी कर ली थी। और क्राइम की दुनिया है, अंडरवर्ल्ड है, मुखबिर हैं, और इंटेलिजेंस की दुनिया है, उसमें जिस तरह से मैंने पेनिट्रेशन किया था, तो हम दोनों का बड़ा ही बेहतरीन मणिकांचन योग था। और हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें जो हैं क्राइम की, अंडरवर्ल्ड की, एक साथ में ब्रेक की है। गुलशन कुमार केस में भी हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन साथ में किया। तो कुछ एक जो बम्बई के बड़े बमकांड हमारे दौर में, जब हम जर्नलिज्म में थे, हुए थे, जामा मस्जिद में एक व्यक्ति का बम बनाते हुए फट गया था, तब हम दोनों सबसे पहले स्पॉट पे पहुंचे थे। हम ही दोनों थे जो गुलशन कुमार के भी स्पॉट पे सबसे पहले पहुंचे थे। ऐसे और भी कई जगह थी, मेरे ख्याल से वो नट्टू देसाई मर्डर केस था, तो उसमें भी हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे। हाँ, तो मुझे तो ये ताजुब होता है कि वो जो सारी की सारी अंडरवर्ल्ड की दुनिया थी, वो छोड़ करके आपने जो है सबसे पहले शीना वोरा हत्याकांड पे किताब लिखनी पसंद की। पहली किताब आपकी शीना वोरा कांड पे आई, क्या कारण रहा? क्यों, मतलब ये धारा बदली? देखिए, बहुत सारे लोग ना किताब लिखने में चले गए थे, जर्नलिज्म में से लोग लिख रहे थे किताब। आपने बहुत सारी किताबें लिखी, तो मेरा काफ़ी एक मन था कि मैं भी किताब लिखूं। टॉपिक मुझे नहीं समझ आ रहा था कि किस चीज़ पे लिखूं। एक बार मैंने सोचा था कि मैं रेलवे क्राइम के ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि रेलवे क्राइम भी बहुत कवर किया था मैंने, काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया था। फिर उसके बाद सोचते सोचते कुछ साल निकल गए, कुछ समय निकल गया। अचानक से एक
ये ऑफर अपने आप आया मेरे पास। एक दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट है, वो ढूंढ रहे थे, उनको पब्लिशिंग हाउस ने एक कहा था कि आप किसी मुंबई के क्राइम रिपोर्टर को जिसको ये केस मालूम है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देना है हमको ये किताब लिखने के लिए। तो वो आए यहाँ ढूंढते, तब मैं उनको जानता नहीं था, तो ढूंढते ढूंढते आए, फिर वो किसी और के थ्रू उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो पहले तो मुझसे पूछा कि कोई लिख सकता है क्या किताब, आप लिख सकते हो क्या? तो मैं तो वेट ही कर रहा था कि कहीं से कोई ऐसा अगर अपने आप ऑफर आता है, तो वो जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कि मेरे लैप में ही गिर गया, ये गोद में आके झोली में लड्डू आके झोली गिरा में है। लड्डू आके गिर गया। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने बोला ठीक है, मैं बिल्कुल लिख दूंगा किताब। फिर उस पे मैंने काम करना चालू किया, और केस तो वैसे ही हाई प्रोफाइल था, काफ़ी इस पे चर्चा हो रही थी। तो बहुत काफ़ी, लेकिन आसान नहीं था ये, क्योंकि एक तो हाई प्रोफाइल क्राइम, बड़े लोग इन्वॉल्व थे इसमें। न्यूज़ रिपोर्ट्स अलग है, न्यूज़ रिपोर्ट्स आप डे टू डे हैपनिंग्स की लिखते हैं, फिर वो पीछे छूट जाती है। इसमें आपको थोड़ा-सा अलग कुछ लिखना होता है, एक्सटेंसिवली लिखना होता है। फिर ये भी लिखना होता है कि जो अगर पॉसिबल हो सके कि आगे वो और लोगों को मालूम नहीं पड़े, क्योंकि किताब छपते-छपते साल भर का समय निकल जाता है। आप वर्क करेंगे, एडिट होगी, तो उस तरह से भी आपको काम करना पड़ता है किताब पे। था थोड़ा डिफ़िकल्ट, एक तो पहली किताब थी, न्यूज़ रिपोर्ट्स लिखने की आदत थी, किताब लिखना एक टोटली डिफरेंट काम होता था। पर काफ़ी मज़ा आया, और इतना बड़ा एक्सपीरियंस इतने बड़े केस पे मिलना एक अपने आप में ब्लेसिंग है, मैं तो कहता हूँ। एक माँ के ऊपर अपनी ही बेटी की हत्या करने का आरोप लगता है, तो जब पहली दफा आपने ये बात सुनी थी, तो क्या आपको भरोसा हुआ था इस बात पे? मुंबई में जैसे आपने कहा, हम लोग ने बहुत सारे क्राइम कवर किए हैं, तो इस तरह के केसेस होते थे, लेकिन हाई प्रोफाइल सोसाइटी में, इस तरह की बड़ी सोसाइटी में बहुत रेयर ये था कि इस तरह का केस सामने आना, कोई माँ अपनी बेटी को, और वो भी आप कह रहे हैं माँ ने अपनी बेटी को, किसी को नहीं मालूम था उसकी बेटी है। शुरू में तो काफ़ी समय तक सब यही कह रही थी इंद्रानी की वो उसकी शीना उसकी बहन थी। तो छोटी सबको लग बहन रहा था, बताती हाँ, थी। छोटी बहन थी। सबको लग रहा था कि वो बहन की हत्या हुई है। पर आगे जाके इन्वेस्टिगेशन के दौरान फिर मालूम पड़ा कि ये तो उसकी बेटी निकली। तो पर ये बेटी जो है ये पीटर मुखर्जी से नहीं थी। नहीं, बेटी पीटर मुखर्जी से नहीं थी। बेटी एक्चुअली इसके इंद्रानी की जो पहली लिव इन रिलेशनशिप थी, उससे थी। वो शादी भी नहीं थी, ऑफ़िशियली वेडिंग नहीं हुई थी। तो उसमें से ये बेटी, और उसके बाद बेटा 1 डेढ़ साल के अंदर मिखाइल, वो दोनों पैदा हुए थे। और तब इंद्रानी तो माइनर थी, 15 साल के आस-पास। अच्छा। और ये जो पूरा का पूरा सिलसिला है, आप इसको कैसे साइकोलॉजिकली देखते हैं कि एक माँ जो है अपनी बेटी को इस लेवल तक लेकर के जा सकती है? उसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होंगे? क्या कोई फाइनेंशियल फैक्टर्स थे, कोई फैमिली फैक्टर्स थे, कोई लव एंगल वगैरह का मामला था? क्या आखिर चक्कर हुआ? आपने तो चूँकि चार्जशीट भी पूरी पढ़ी है, पूरे केस के ऊपर आपने काम किया है, तो चार्जशीट में क्या लिखा है? देखिए, इस तरह के केसेस जो होते हैं, कई बार कई फैमिलीज़ में होते हैं, झगड़े होते हैं। अगर किलिंग भी होती है, कई बार एक्सीडेंटल हो जाती है कि गुस्से में आके मार दिया। पर यहाँ पे जो चार्जशीट में कहा गया है, मैं बार-बार चार्जशीट को कोट करूँगा क्योंकि ये केस कोर्ट में है। तो जो अलेज किया गया है इसमें, वो ऐसा कहा गया कि ये पूरी प्लानिंग के साथ ये केस, मर्डर केस हुआ था। इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई थी, और इसको मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ये नार्सिसिस्टिक साइकोपैथी जो वर्ड है, इसमें जैसे पावर का लालच, पैसे का लालच, मुझे अपनी इमेज बड़ी बनानी है उसका लालच, वो सब एक खिचड़ी बन के इस चीज़ में सामने आया, जिसके चलते ये मर्डर केस हुआ है। और चार्जशीट में भी ऐसा ही कुछ मोटिव दिखाया गया है। क्या ज़रूरी है कि चार्जशीट में जो बताया हो उतना ही हो, उसके परे भी सच हो सकता है? अब देखिए, जर्नलिज्म में हम लोग जब जाते हैं तो हम चार्जशीट के बेसिस पे ही रिपोर्ट करते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, कई इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन आप नहीं लिख सकते अगर वो इन्फॉर्मेशन चार्जशीट में नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसको अपने एक पेपर वर्क में नहीं लिया है। तो अब चूँकि ये केस कोर्ट में है, तो उनको जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन लगी वो उन्होंने चार्जशीट में डाली है। उसी के बेसिस पे ट्रायल चल रहा है। तो हम लोग उसी के हिसाब से आगे जाते हैं कि ठीक है, यही सच हम मान के चलते हैं। अब आगे कोर्ट के ऊपर है, सच प्रोसिक्यूशन का है कि डिफेंस का है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अ,
आपको लगता है कि ये केस भी जो तारीख पे तारीख वाला जो चक्रवात होता है या झंझावात होता है उसमें बह करके और ये बरसों तक चलेगा और ये जो आरोपी हैं सारे के सारे काल कवलित हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब भी इस केस का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई जजमेंट नहीं आएगा? नहीं, नहीं, इसका निष्कर्ष आ जाएगा। ये केस फ़ास्ट ट्रैक में भी लिया गया है। कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि इसको फ़ास्ट ट्रैक किया जाए। हालाँकि पूरी तरह फ़ास्ट ट्रैक हुआ नहीं है ये केस, अभी भी कई साल से चल रहा है। पर इसमें विटनेसेस की संख्या भी बहुत है। 100 से ऊपर विटनेसेस हैं, जिनमें टाइम लगता है। हालाँकि ये हो जाना था, डेट आगे बढ़ गई है। ये एक कुछ साल पहले ही केस का क जो एक निकाल कहते हैं हम कि जजमेंट आ जाना चाहिए था। पर वो अब तक आया नहीं है। मेरे ख्याल से लगेगा और इस साल में तो कम ही उम्मीद लग रही है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, पर डाउट है कि इस साल में भी जजमेंट आएगा। चलिए हम दोबारा से उस पारिवारिक पृष्ठभूमि और रिश्ते की तरफ लौटते हैं जिसका अभी आपने जिक्र किया था कि शीना वोरा जो है उसको इंद्राणी मुखर्जी लगातार अपना बहन बताती रही। ये रिश्ते को इस तरीके से डिफाइन करते चले जाने के पीछे क्या कारण था? सिर्फ ये कि मतलब मैं माँ ना दिखाई दूं? नहीं, ऐसा नहीं था। इसमें एक मेन कारण था कि वो जैसे कहते हैं कि ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई थी। तो इंद्राणी शुरू से काफ़ी ओवर एम्बिशियस थी। उसको बहुत आगे बढ़ना था, नाम करना था। तो उसको ऐसा एलिज किया जाता है कि जहाँ पे कोई दिखता था कि उसको सीढ़ी बना के चढ़ के वो आगे बढ़ सके, तो वो उसके साथ अफेयर हो जाता था उसका। लेकिन उसका पहला था जब ये 15 साल के अंदर ही थी, तब उसका पहला एक अफेयर हुआ था सिद्धार्थ दास के साथ। तो जहाँ जहाँ की ये मूल रूप से रहने वाली है आसाम में, वहीं पर? असम में। अच्छा, तब तो शायद इंद्राणी मुखर्जी का नाम इंद्राणी नहीं था, परी या इंद्राणी कुछ? परी तो उसको एक निकनेम से बोलते थे, अच्छा, क्योंकि वो अच्छी सुंदर सी दिखती थी। जैसे कि माता पिता करते हैं। जैसे कि माता पिता बोलते हैं, आप सब अपने बच्चों को एक निकनेम देते हैं, तो इसको परी बोला जाता था। पर उसका उस समय एक बोरा सरनेम था, तो इंद्राणी बोरा के नाम से वो जानी जाती थी। तो ये जो सिद्धार्थ दास है उसके साथ वो हैंडसम दिखते थे, तो वो उसके लुक्स पे फिदा हो गई और उन दोनों का अफेयर हो गया। ये भी थोड़ी चंचल थी, दिखने में अच्छी थी, तो दोनों का अफेयर हो गया। अब वो अफेयर होके ये प्रेग्नेंट हो गई, तो ना चाहते हुए फिर भी डिलीवरी हुई। तो 15 साल के आसपास की एज में बच्चा होना मतलब काफ़ी एक डिफ़िकल्ट होता है किसी भी महिला, क्या लड़की थी उस समय, तो किसी भी लड़की के लिए। वो हो गई, ठीक है, वहाँ तक भी ठीक था। एक बात बीच में रोक रहा हूँ, क्या उस वक्त इसके माता पिता ने विरोध नहीं किया था इस रिश्ते का? किया था। सिद्धार्थ दास के साथ उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि सिद्धार्थ दास बहुत सक्सेसफुल आदमी नहीं था उस समय। तो लेकिन ये उसके लुक्स पे जाके दोनों का अफेयर हो गया, माँ-बाप भी कुछ नहीं कर पाए। फिर ये प्रेग्नेंट हो गई, पहला बच्चा हुआ। फिर उसके बाद वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन वो बच्चा हुआ तो एक फ्रस्ट्रेशन चालू हो गया था कि इतनी कम एज में बच्चा हो गया और उसको जो अपना एम्बिशन पूरा करना था, आगे बढ़ना था, तो वो नहीं कर पा रही थी वो। तो वो फ्रस्ट्रेशन चलता रहा। उस बीच साल, 1.5 साल के अंदर उसकी दूसरा बच्चा हो गया, मिखाइल। वो वापस से जल्दी प्रेग्नेंट हो गई, दूसरा बच्चा हो गया। अब ये फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह बढ़ गया था कि एक तो सिद्धार्थ दास जो है वो ढंग से काम नहीं चल रहा था, इसके पास पैसे की कमी हो रही थी, ये अपना एम्बिशन पूरा नहीं कर पा रही थी। तो ये एक असम से बाहर शिफ्ट हो चुके थे। तो फिर इसने क्या कहा कि ये मैं अपने घर ले चलती हूँ इसको, अपने पेरेंट्स के थ्रू इसको कुछ काम चालू करवाएँगे। सो इसके पेरेंट्स ने उसको एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जो रोड साइड पे आप देखते हैं, उस तरह से रेस्टोरेंट चालू करके दिया कि ये वहाँ पे सक्सेसफुल हो सके। हालाँकि वो भी कोई ख़ास चला नहीं, तो सिद्धार्थ दास को तो अलग कर दिया, अलग हो गया। बाद में ये भी दोनों बच्चों को वहाँ छोड़ के ये निकल चली, कलकत्ता चली गई अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चों को अपने नाना-नानी के पास छोड़ दिया। कलकत्ता जाने के बाद में क्या रहा? कलकत्ता जाने के बाद वो कोशिश करती रही उसको कि उसने एक एचआर फर्म चालू की थी, तो जिसका नाम भी आईएनएक्स पे ही रखा था। तो उसने एचआर फर्म चालू की और वो काम ढूँढने के लिए, कि लोगों को हायरिंग के लिए काम ढूँढने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्लब हुआ करता था, स्पोर्ट्स क्लब कलकत्ता में। तो उस समय कलकत्ता कहते थे। दूसरा जो अफेयर हुआ और पहला हस्बैंड बना संजीव खन्ना, वहाँ पे संजीव खन्ना मिले। तो इसकी एक आदत थी, एकदम टिप टॉप होके जाती थी, शिफॉन साड़ी पहनती थी, अच्छा मेकअप,
लुक्स पे बहुत ध्यान देती थी। तो संजीव खन्ना भी इससे इमीडिएटली इम्प्रेस हो गया और फिर वो दोनों थोड़े दिन बातचीत चलते हुए अफेयर हो गया। और वो फिर इसने रियलाइज़ किया कि संजीव खन्ना का वहाँ पे काफ़ी होल्ड है, उसका नाम है, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिख गई कि इसके थ्रू मैं आगे बढ़ सकती हूँ। थोड़े से अफेयर में दोनों ने शादी कर ली तो वहाँ से उसका काम भी चलने लगा। संजीव खन्ना ने भी काफ़ी मदद की और फिर वो कुछ समय में प्रेग्नेंट हुई और उसका विधि जो बेटी है, जो बाद में विधि मुखर्जी के नाम से जानी जाती है, तो वो पैदा हो गई। तो वहाँ पे उसका काम चलने लगा। उसके बाद वो और एम्बिशियस थी, तो उसके बाद संजीव खन्ना के एक फ्रेंड के थ्रू मुंबई आई। तो मुंबई में एक एक्चुअली कलकत्ता में, अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हैं जो पेज 3 के भी बड़े पर्सनालिटी थे और मीडिया में भी काफ़ी जाने जाते थे। तो उनके साथ मुलाकात हुई थी, संजीव खन्ना इंट्रोड्यूस किया गया था इंद्रानी को। तो वो उनके भरोसे कि बम्बई मैं जाऊंगी, उनको मिलूंगी, वो मुझे हेल्प करेंगे और आगे अपना बिजनेस बढ़ाने में। तो संजीव खन्ना का एक फ्रेंड था, तो उसने अपने फ्रेंड को कहा कि भाई तुम इसको हेल्प करो, तुम इसको रहने को जगह दो, थोड़ा सा हेल्प करो। तो वहाँ पे वो रही, वहाँ पे कुछ इनके बिजनेस डीलिंग भी हुई कि ठीक है इतना परसेंटेज वो इस दोस्त को देगी कि जो अर्निंग होगी तो वो उसको रहने के लिए सब व्यवस्था करके देगा। वो किया और फिर उसने ये जाके इस जो फेमस पर्सनालिटी है, पेज 3 पर्सनालिटी है, उनको मिली इंद्रानी। ये जो पेज 3 पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, इसका जिक्र आपने अपनी किताब में भी किया है कि नहीं किया है? उसको भी वहाँ बचा गए हैं? नहीं, मैंने किया है, जिक्र किया है पूरी तरह से, नाम भी लिया है क्योंकि जहाँ पे चार्जशीट थी, पर पूरी तरह से उसको बहुत सारी और भी चीज़ें आई जो चार्जशीट में नहीं थी। काफ़ी चीज़ें सामने आई थी पर हमने वो लिखी नहीं। मैं नाम अभी भी अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो दिवंगत हो चुके हैं। मतलब ये पूरा मामला जो है ये बड़ा परत मतलब एक रहस्य खुलने वाली चीज़ है इसमें। ये इतना आसान मामला नहीं है। और रिश्तों की भी जहाँ तक बात है, अब रिश्तों में ही जहाँ बात आ रही है, तो ये जो पीटर मुखर्जी है उसके साथ में कैसे रिश्ता हुआ इंद्राणी का? तो जिस तरह ये इनको फेमस पर्सनैलिटी को, पेज 3 पर्सनैलिटी को मिली, तो उनके साथ वो एक दिन एक 5 स्टार होटल में गई। वहाँ उसको लगा कि वहाँ पे और भी लोगों से मुलाकात होगी, बड़े लोगों से मुलाकात होगी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। वहाँ गई तो उसमें वहाँ पे पीटर मुखर्जी एक टेबल पे बैठे थे अपने ग्रुप के साथ। पीटर मुखर्जी उस समय बहुत बड़े नाम थे, स्टार चैनल चलाते थे। आपको जैसे मालूम होगा कौन बनेगा करोड़पति भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो बहुत बड़े नाम थे, लोग उनको चेहरे से भी जानते थे, नाम से तो जानते ही थे, चेहरे से भी जानते थे। गॉड ऑफ मीडिया जैसे कहा जाता है। और इंद्राणी के मन में भी एक था कि उसको एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस बनाना है, मीडिया बैरन जिसको कहते हैं, उसको मीडिया बैरन बनना था। रूपर्ट मर्डॉक उसका आइडल था कि मुझे वो लेवल पे जाना है। तो जब उसने पीटर मुखर्जी को देखा तो इमीडिएटली, शातिर तो थी, मैं शातिर वर्ड यूज़ करूँगा, उसके दिमाग में ये स्कीम पकने लगी कि ठीक है ये आदमी मुझे आगे ले जा सकता है। तो बेचारा जो एक फेमस पेज 3 आदमी लेकर आया था उसके साथ तो वो रुकी थोड़ी देर और फिर देखी पीटर मुखर्जी है वहाँ पे, तो उसने कहा कि मुझे इनके साथ आप इंट्रोडक्शन करा दो। ये व्यक्ति गए, उन्होंने पीटर मुखर्जी से इंट्रोडक्शन करा दिया। अब क्योंकि इनके लुक्स, इनका प्रेजेंटेबल बहुत ही पर्सनालिटी, तो लुक्स सब अच्छे थे, तो पीटर मुखर्जी एकदम से थोड़े इनसे वो भी इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे साथ बैठिए। अब ये पर्सनालिटी को जाना था, ये निकल गए। ये कह रहे थे कि चलना है तो नहीं, बोले मैं इनके साथ बैठूंगी। वो बेचारे अपने चले गए। वो वहाँ से ये पाले में आ गई, खेमा बदल लिया। राइट। वहाँ बैठी, फिर उस दौरान काफ़ी बातचीत हुई, फिर वहीं से उनके अफेयर की शुरुआत हो गई और इंद्राणी को तो अपनी मंजिल नज़र आने लगी थी। इसको तो अफेयर कहाँ कहेंगे फिर, ये तो बिजनेस एक टूल था एक तरह से। पर हर जगह वैसे ही था। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ दास के साथ वो तो लुक्स के बेसिस पे उनका एक अट्रैक्शन जो हुआ था वो लुक्स पे हुआ था। बाकी संजीव खन्ना भी उसने देखा था कि वो जो क्लब है उसमें बहुत लोग जानते हैं उसको, तो वहाँ पे इसके चलते उसने उसके साथ अफेयर कर लिया। पीटर मुखर्जी तो ठीक है, गॉड ऑफ मीडिया थे, तो इमीडिएटली वो अफेयर हो गया। पीटर मुखर्जी की तरफ से अफेयर ज़रूर हुआ होगा,
क्योंकि इसके लुक्स को देख के। वो मैरिड थे, उससे उनके डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी, वैसे ही वो डिवोर्स के थ्रू जा रहे थे। हाँ, तो मतलब वो तो डिवोर्स की दहलीज पे खड़े हुए थे, लेकिन क्या संजीव खन्ना से तब तक इंद्राणी ने तलाक हासिल कर लिया था? नहीं, तब तक नहीं हुआ था, पर यहाँ पे अफेयर हुआ, फिर उसने संजीव खन्ना से तलाक लेने के लिए एक अपना प्रोसेस चालू कर दिया। और एक बार वो होने के बाद उसने पीटर मुखर्जी से, दोनों ने जल्दी शादी कर ली। एक वो था संजीव खन्ना, जो विधि पैदा हुई, संजीव खन्ना का बहुत लगाव था विधि के साथ। अच्छा। तो अब इसने उसको कस्टडी भी विधि की इंद्राणी ने ले ली, और वो संजीव खन्ना को प्रेशर डालती रही कि मैं तुमको मिलने नहीं दूंगी विधि से। और वो उसके लिए काफ़ी इमोशनल हुआ करता था, उसका एक अलग ही अपनी बेटी के लिए लगाव था। तो लेकिन वो काफ़ी साल तक उसने मिलने नहीं दिया, और फिर पीटर मुखर्जी से शादी होने के बाद वो अडॉप्शन प्रक्रिया उन्होंने पूरी की, और उसको पीटर मुखर्जी ने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा। तो इसके लिए उसका विधि का सरनेम मुखर्जी लगा। ओ, ऐसा हुआ है इस मामले में पूरे। तो ये जो पूरा का पूरा खेल दिखाई देता है, क्या ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित किए रखने के लिए उसने जो है शीना बोरा के साथ अपने रिश्तों को जो है वो नहीं सामने लाने दिया? वो बाद में पहला स्टेप, जैसे मैंने कहा था कि वो एक 15 साल के आसपास प्रेगनेंसी हो गई थी, फिर दूसरी प्रेगनेंसी भी मतलब दूसरा बच्चा भी 1-1.5 साल के अंदर हो गया था। तो उसको वैसे ही फ्रस्ट्रेशन था, वो नहीं चाह रही थी कि दुनिया को मालूम पड़े कि वो इन बच्चों की माँ है। तो उसने उनको अपना बहन और भाई कहना चालू कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने माँ बाप को भी कहा कि तुम इनको अडॉप्ट करो, तुम इनको अडॉप्ट करके तुम इनको अपना बेटी और बेटा बनाओ। तो वो प्रोसेस भी उन्होंने किया, और वो करके सारी दुनिया को वो बहन और भाई बनाती रही। और एक बार पीटर के साथ शादी हो गई, तो उसको भी वो नहीं बताना चाहती थी कि उसके बच्चे हैं ऑलरेडी, सिर्फ विधि को ही वो अपनी बेटी बता कर दुनिया के सामने बता रही थी। तो पीटर को भी उस समय नहीं आइडिया था कि शीना उसकी बेटी है या मिकाइल उसका बेटा है। और शीना तो उस समय तक यहाँ आई भी नहीं थी, बाद में वो फर्दर स्टडीज़ के लिए, मेरे ख्याल से 10वीं के बाद वो यहाँ पे मुंबई में पढ़ने के लिए आई थी। तो इंद्राणी के साथ रही थी कुछ साल। मिखाइल और शीना की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं था इस बात के लिए कि आप तो माँ हो, हम आपको बहन क्यों बोलें? बहुत था, काफ़ी था। वो लोग इस चीज़ से काफ़ी दुखी भी रहते थे, लेकिन उनके पास समस्या ये थी कि उसके नाना नानी के पास भी बहुत पैसा नहीं था। उस समय उनकी कोई कमाई नहीं थी। इंद्राणी के पास पैसा आ गया था। इंद्राणी उसको फंड्स भी देती थी। जब उसने अडॉप्ट करने को कहा, तो वो रेगुलरली उनको अपने माँ बाप के पास पैसे भेजती थी। अच्छा। कि इनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए। तो इनके पास कोई चारा ही नहीं था कि अब अगर आगे की ज़िंदगी जीना है, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट तो थे ही। तो अब वो क्या करेंगे, पैसा आना ही है। तो उनको प्रेशराइज करके इनको क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि तुम मुझे माँ नहीं बोलोगे, तुम मुझे बहन बोलोगे। तो मजबूरी, एक मरता क्या ना करता, ओ, इस तरीके से। तो ये जो चीज़ है कि इसने मतलब ये तो बच्चों के नाम के साथ में अपने भाई बहन का रिश्ता वो स्थापित कर लिया। कितने सालों तक ये चीज़ छुपी रही? ये छुपी रही जब तक उसका पीटर के बेटे के साथ राहुल के साथ शीना का अफेयर चालू नहीं हुआ। शीना आ गई, मुंबई आ गई वो आगे की पढ़ाई के लिए, तो यहीं पे रहती थी। राहुल कहीं दूसरे घर में रहता था, पर राहुल आता जाता रहता था, बाहर था वो कहीं। तो जब राहुल बीच में आया था, कुछ छुट्टियों में या कहीं बीच में यहाँ पे आया था, तो वो शीना को वहाँ पे उसने देखा। दोनों के बीच मतलब काफ़ी कूल रिलेशनशिप एक डेवलप हो गई दोनों के बीच। तो दोनों का अफेयर भी हो गया, अफेयर चला। तो कुछ समय बाद वो अफेयर के चलते शीना ने कन्फाइड किया राहुल ने कि ठीक है कि मैं इंद्राणी की बहन नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। लेकिन फिर भी अब मजबूरी में उनको अपने आप तक छुपा के रखना पड़ा था, जो पीटर को भी शायद बाद में ही मालूम पड़ा था। उस समय उसको भी आइडिया नहीं था कि ये इंद्राणी की बेटी है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल ने ही फिर पीटर को बताया होगा कि ये रिश्ता असल में क्या है? हाँ, जब काफ़ी डिस्प्यूट बढ़ गए थे, तो उसके बाद फिर राहुल काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि इंद्राणी के बारे में, कि इंद्राणी कौन है, कैसी है। लेकिन
पीटर वो बोलते हैं कि वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे उस समय, इश्क में अंधा है इश्क में अंधा है। तो इंसान देखे क्या और सुने क्या। हाँ, तो वो नहीं माने, पर हालांकि बीच में बाद में उन्होंने बताया ये चीज़, तो फिर माना है था उन्होंने कि ये उसकी बेटी है। उस पर शायद झगड़े भी हुए थे उनके काफ़ी। अच्छा, कि इनके तो झगड़े बड़े मेलबाजी के भी हुए हैं, बहुत सारी मेल्स जो हैं वो इसमें दर्ज है, क्या बोलते हैं, चार्जशीट आरोप में। पत्र में। हाँ, चार्जशीट में तो बहुत सारे मेल है, काफ़ी है। चार्जशीट में तो काफ़ी चीज़ें मेंशन है जहाँ पे शीना ने इंद्रानी को पॉडकास्ट में, अगर मैं कहना बिच कहा और विच भी कहा, और कई मतलब बददुआएं भी दी है। अच्छा, हाँ, कि कहा तो, और पीटर और इंद्रानी के झगड़े काफ़ी हैं एक दूसरे को। मैं जब चार्जशीट पढ़ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि ये फैमिली साथ में रहती है कि कहीं रहती है, कि आदमी ईमेल से, पहली बार मैंने देखा ईमेल से पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं। कन्वर्सेशन ईमेल पे चल रहा हस्बैंड है। वाइफ के झगड़े ईमेल से हो रहे हैं। अच्छा, आज तक तो हमने आमने सामने देखा था कि हाँ। सामने हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऊंची आवाज में बात हो रही है। यहाँ पे तो ईमेल में झगड़े हो रहे हैं, और एक नहीं कई ईमेल, तो सब ईमेल में ही झगड़ रहे थे इसमें। तो हाँ, आप एक एक ईमेल पढ़ेंगे तो ऐसे अजीब अजीब चीजें, ऐसा झगड़ा है। हर इंसान अपने आप को, जैसे इंद्रानी अपने आप को बहुत बड़ा, एक बहुत बिजनेस गुड समैरिटन जैसे बोलते हैं हाँ। कि मैंने इतना किया तुम्हारे लिए, हाँ मैंने इतना फैमिली के लिए किया। वहाँ पीटर अपने आप को बेचारा दिखा रहा है कि तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। इंद्रानी कह रही है तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। एक तो क्या होता है कि एज गैप बहुत था, एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कितना था, पर एज गैप दोनों में बहुत था। पर वो शुरू एक जगह था कि वो अपने पर्पस के लिए था कि इंद्रानी को आगे बढ़ना था। पीटर इसके लुक्स पे फिदा हो गया था। तो शुरू में तो सब ठीक ठाक ही चल रहा था, पर आगे जाके धीरे 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 वो एज गैप भी दिखाने लगा था लोगों की लाइफ देख के, कि जो नॉर्मल एक शादीशुदा जोड़े होते थे वो कैसे लाइफ एंजॉय करते हैं, यहाँ पे नहीं थे। वो ईमेल में भी कहा है तो इंद्रानी ने कि मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग कैसे मैरिड लाइफ एंजॉय करते हैं, जो हम उम्र होते हैं या आसपास के उम्र के होते हैं। तुम्हारी एज इतनी बड़ी है, मैंने अपनी लाइफ खराब कर दी तुम्हारे साथ, हाँ मेरी कोई लाइफ ही नहीं रह गई है यहाँ पे। तो इस तरह के झगड़े ईमेल पे होते थे उनके। तो वो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ईमेल पे झगड़ना, मैंने इसके अलावा भी, और शायद अब तक तो सामने नहीं आया कि कहीं पे आपने देखा होगा कि ईमेल में लोग झगड़ रहे हैं। कॉर्पोरेट में होता है, बिजनेस में होता है ईमेल पे झगड़े। और बहुत ज्यादा होता है। तो माँ बाप जब झगड़ा करते हैं तो बच्चों के या अपने माता पिता के जरिए अपने स्पाउस से बात करने लगते हैं। इससे ज्यादा तो नहीं देखा इससे ज्यादा है। नहीं होता, बातचीत बंद हो जाती है। हाँ, हाँ, इनडायरेक्टली बात होती है। हाँ, कि अरे तुम्हारी माँ से बोलो कि मुझे ये करना है, तुम्हारे बाप से बोलो कि मेरा ये काम होना चाहिए, उस तरह का। हालांकि आजकल व्हाट्सएप पे होते हैं पर व्हाट्सएप एक छोटी सी चीज है। हाँ, वो आप 15, 20, 25 चैट हो जाएंगे, 2, 3 लाइन के, 4 लाइन के इमोजीज डाल देंगे। ईमेल पे नहीं, किसको मतलब कहाँ फुर्सत, आप ईमेल खोलोगे फिर आप अपने फीलिंग्स लिखोगे उसके अंदर। मतलब मुझे आज कोई कहे कि ईमेल पे मैं अपनी फीलिंग्स लिख के नहीं, हाँ बिजनेस डीलिंग जरूर ईमेल पे हो सकता है, डिस्प्यूट होते हैं, पर आज आप भी चाहे तो आप ईमेल पे अपने स्पाउस के साथ झगड़ नहीं पाएंगे ये तो बड़ा विचित्र सा ही पूरा मामला रहा है। अच्छा, ये राहुल ने जब ये सारी चीजें देख ली थी तो राहुल ने ये कोशिश नहीं की कि शीना को जो है वो इंद्राणी के क्लचेस से बाहर लेकर के जाए? राहुल ने बहुत कोशिश की थी। राहुल ने उन लोग अलग भी हुए थे, तो वो जो वर्ली में रहती थी इंद्राणी के साथ, वहाँ से अलग होके राहुल ने एक रेंट पे घर भी लिया था अंधेरी में। तो वो अंधेरी में दोनों रह रहे थे और शादी नहीं की थी। अब इसमें एक सबसे बड़ा इंद्राणी के लिए टेंशन ये हो गया था कि राहुल पीटर का बेटा था, पीटर के पास प्रॉपर्टीज़ थी। एक तो वर्ली में प्रॉपर्टी थी, हाई एंड एरिया है, बहुत फ्लैट्स, एक्सपेंसिव फ्लैट्स है, और फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी, यूके में भी, और भी जगह दूसरे कंट्रीज़ में प्रॉपर्टीज़ थी। पीटर तो शायद यूके रेसिडेंट ही यूके है। रेसिडेंट, हाँ, तो उसका यूके रेसिडेंट था, तो उसके पास वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ थी। अब इंद्राणी चाहती थी वो प्रॉपर्टीज़ उसकी बेटी संजीव खन्ना से, जो बेटी है, जिसको वो बेटी हमेशा से मानती रही है, विधि, उसके नाम पे हो, इंद्राणी के खुद के और विधि के नाम पे हो। लेकिन उसका एक डर था कि क्योंकि राहुल के साथ शीना का रिलेशनशिप है और आगे जाके वो शादी करने का प्लान था, तो उसका था, क्योंकि राहुल वारिस है, उसके 2 बेटे थे, रेबन और राहुल, तो वारिस था, तो वारिस को प्रॉपर्टी मिलेगी, राहुल को भी कुछ हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में, और राहुल को कुछ हिस्सा मिलेगा, तो शीना ऑटोमेटिकली उन प्रॉपर्टी की एक ओनर भी हो जाएगी।
वो उसको बड़ा गुस्सा होता था, उससे उसको चिढ़ मचती थी। वो नहीं चाहती थी कि शीना को किसी भी प्रॉपर्टी में किसी तरह का भी कोई हिस्सा मिले। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट जब ये एक विधि तो शीना से फिर भी छोटी थी, इनको जब एक कहते हैं एक ना पॉकेट मनी जो मिलती थी, हमको तो कुछ 10, 20, 50, 25, 50 रुपये मिलते थे। बाद में भी आज भी हम अपने बच्चे को 500, 1000 रुपये देते थे। ये देती थी लाख में। जैसे उसने साल में अगर शीना को 75,000 रुपये दिए तो वो विधि को उसका 10 गुना 20 गुना अमाउंट देती थी। यानी 7-8 लाख रुपए 7-8 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक देती थी। पॉकेट मनी। पॉकेट मनी मतलब उसका एक्सपेंस के लिए। एक्सपेंस, हाँ, वही तो हालांकि पॉकेट मनी हो गया। और विधि बाहर भी पढ़ रही थी, हाँ। अब्रॉड भी पढ़ रही थी, तो लेकिन वो उसको पैसा काफ़ी देती थी। और शीना को उस बात का बड़ा दुख होता था कि मैं उसकी बेटी, मैं भी बेटी हूँ और मैं बड़ी बेटी हूँ, मुझे वो इस पैसा इतना कम देती है और विधि को इतना ज़्यादा देती है। लेकिन एक चीज़ थी, शीना ने कभी विधि को एक बोलते हैं ना घृणित नज़रों से नहीं देखा, ना उससे नाराजगी नहीं थी। उससे नाराज़गी उसकी ज़रा भी नहीं थी। वो क्योंकि काफ़ी छोटी थी उससे, तो वो उसको काफ़ी मानती थी। वो एक छोटी बहन की तरह प्यार भी करती थी, क्योंकि उससे उसकी गलती भी नहीं थी कि विधि की इसमें गलती है। तो लेकिन उसको ये दुख हमेशा सताता था कि मुझे एक इल ट्रीटमेंट, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी कि शीना जो है, इस जो आप बता रहे हैं उससे उसकी जो पर्सोना निकल करके सामने आ रहा है, वो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की लड़की थी। हाँ, शीना मतलब काफ़ी, अगर एक आपके सामने कई 2 बच्चों में अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो तो कई बार वो बच्चों में झगड़ा हो जाता है। उसने इस तरह से कभी नहीं किया, जबकि उस काफ़ी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन वो झगड़ा कभी उसने इस विधि के साथ आने नहीं दिया। विधि का उसने हमेशा ध्यान रखा, विधि को एक छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया। डिस्पाइट ये सब चीज़ें बहुत अच्छा रिलेशनशिप दोनों में रहा। और बाकी सिबलिंग्स के साथ में, मतलब उसकी खुद की जो छोटी बहन थी और इसका जो भाई था मिखाइल था, और इसके साथ में जो पीटर मुखर्जी के जो रिश्ते से बच्चे थे, तो इसके अलावा तो उन लोगों के साथ में किस तरह की रिलेशनशिप थी, उसका कुछ जानकारी है आपको? रेबिन के बारे में तो ज़्यादा कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं, ज़्यादा कहा भी नहीं गया चार्जशीट में भी, पर राहुल के साथ तो अफेयर था ही उसका। मिखाइल के साथ भी उसका अच्छा ही था, उसका भाई था, तो दोनों में काफ़ी अच्छा मतलब एक ये था, एक दूसरे की केयर भी करते थे वो लोग, उनमें कभी डिस्प्यूट नहीं रहा। विधि के साथ जैसे मैंने कहा ऑलरेडी अच्छा था। तो शीना का ऐसे किसी के साथ कोई बहुत दुश्मनी नहीं थी, और वो जो भी अंदर का जो उसका एक ग्रज था, जो ग्रज भी नहीं आप कहेंगे, एकदम मतलब गुबार था, एक गुबार था, हाँ, दुखी थी बहुत, दुख था। तो वो दुख जो बाहर निकालती थी वो राहुल के सामने निकलता था, या उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनके सामने निकलता था। उसमें भी जो उसने कंधा email में- मिला उस पे रो लिए बस। हाँ, पर वो भी बहुत क्लोज लोग जो हाँ, हैं उसके, हाँ। उसमें भी उसने भी ईमेल में कुछ चीज़ें कही है, पर वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के ही साथ शेयर की थी उसने। अच्छा, चलिए, ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से जुड़ता हुआ अब जो मेरे दिमाग में एक सवाल कौंधने लगा है, मोटिव क्या था मर्डर का? क्या वो पैसा था? क्या वो सामाजिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा का हनन कर रही थी शीना, इसलिए वो हुआ? क्या कारण है, और जो सामने आया है अदालत के सामने, क्या चीज़ें हैं? मोटिव तो यही दिखाया गया है कि उसका राहुल के साथ अफेयर था, और उसको एक डर था कि प्रॉपर्टी शीना को मिल जाएगी, तो पैसा प्रॉपर्टी को ही दिया गया है, और था भी वो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही था कि शीना को प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा मोटिव तो मुझे नहीं ध्यान है कि ज़्यादा चार्जशीट में भी कहा गया है। मेन मोटिव जो मेन था, मकसद जो मोटिव कहते हैं, वो यही दिखाया गया है। प्रॉपर्टी, पैसा, और धन, प्रॉपर्टी, लालच, या और राहुल के और साथ शीना का अफेयर, रिश्ता। हाँ, राहुल और शीना का रिश्ता सबसे बड़ा मोटिव दिखाया गया। अच्छा, और आपकी नज़र में भी ये चीज़ संभावना है कि मतलब ज़्यादा बड़ी हो? हाँ, जैसे मैंने कहा कि उसका राहुल के साथ अफेयर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ही ये था कि प्रॉपर्टी शीना को मिल जाएगी। उसने उसमें पीटर को भी काफ़ी भड़काने की कोशिश की थी कि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं होना चाहिए, मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। तो उसने काफ़ी कोशिश भी की तोड़ने की, लेकिन ये दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी। ऐसा तो नहीं था कि ये कोई इमेज मैनेजमेंट का खेल हो? इमेज मैनेजमेंट तो था ही कहीं पे, नहीं तो वो अपने शीना को बहन क्यों बताती, मिखाइल को भाई क्यों बताती? अगर उसको अपनी इमेज का इतना ज़्यादा नहीं अगर सोचना होता, तो वो दोनों को अपना बेटी और बेटा बताती थी, लेकिन उसने हमें कहीं भी सामने आने नहीं दिया। उसके लिए इमेज एक बहुत बड़ी चीज़ थी। उसको पावर, सबसे बड़ा पावर, कि शी वांटेड टू बी पावरफुल, मीडिया बैरन, एक वो था।
दूसरा पैसा, कि प्रॉपर्टीज़ और पैसा उसको चाहिए, और तीसरा कि उसकी इमेज, जो एक झूठी इमेज, जो झूठा ऑरा उसने क्रिएट किया था दुनिया के सामने, वो बना रहे। तो नाम तो जो हम लोगों के सामने शीना बोरा मर्डर केस में आता है, मूल रूप से इंद्राणी मुखर्जी का आता है। उसके बाद में पीटर मुखर्जी की भी अरेस्टिंग हुई। पीटर मुखर्जी को अरेस्ट करने का क्या कारण बना? देखिए, इसमें मेन सबसे पहले आरोपी तो थे इंद्राणी मुखर्जी थी, फिर संजीव खन्ना को अरेस्ट किया, ड्राइवर श्यामवर राय को अरेस्ट किया, जो बाद में एक प्रोसिक्यूशन विटनेस बन गया, और मतलब वो वादा माफ गवाह, तो वो बन गया। पीटर का ऐसा एलिगेशन था कि पीटर को मालूम होने के शुरू में नहीं मालूम था उसको कि ये मर्डर हुआ है कर ऐसा, लेकिन एक ये भी था, हालांकि चार्जशीट में उसके ऊपर मर्डर की धारा भी लगी है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की धारा भी लगी है, तो उसमें ये था कि पीटर भी साजिश में इन्वॉल्व था, क्योंकि ये जब पेन में गई, पेन तालुका जहाँ पे ये शीना की बॉडी को इन लोग ने जलाया था, लेकर गए थे इतना दूरी पे, उसकी कहानी भी एक बहुत भयानक कहानी है। वो सुनाएंगे क्या था, कैसे हुआ था? वो सुनाएंगे। तो लेकिन पहले पीटर का अपन ये कर ले। तो पीटर पे ऐसा था कि उनका एजेंसी का ऐसा मानना है कि पीटर को मालूम था कि ये मर्डर हुआ है या मर्डर हो रहा है, और लेकिन उसने अलर्ट नहीं किया, पुलिस को बताया नहीं उस बारे में। तो और अब मैं इस पे आता हूँ कि जब पेन में इसकी बॉडी लेकर जा रहे थे, तब उसके कुछ फ़ोन कॉल्स हुए थे पीटर के साथ, जो ऐसे कहा जाता है कि जनरल फ़ोन कॉल्स होते हैं हस्बैंड वाइफ का, ऐसे उनकी तरफ से भी, जो डिफेंस का भी है पीटर की तरफ से, कि हस्बैंड वाइफ बात करते ही हैं, भले ही वो 5 मिनट करे या घंटों बात करे। अब इसके मर्डर ऐसा हुआ था कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन इंद्राणी ने इसको बुलाया था शीना को बांद्रा में, कि तुम आओ वहाँ पे मिलो मुझे, मैं तुमको कुछ मतलब ख़रीदारी करवाती हूँ। तो ये जगह क्या थी? ये जगह थी लिंकिंग रोड के पास में। उनका खुद का फ्लैट या कोई नहीं, जगह फ्लैट थी? नहीं था, वहाँ पे बाहर मिलने को बुलाई। अच्छा। तो वहाँ बुलाई थी, तो राहुल छोड़ने गया, तो वहाँ पे एक इंद्राणी के साथ श्यामवर राय तो था ड्राइवर, संजीव खन्ना भी था। संजीव खन्ना को देख के ये थोड़ा चौंका था राहुल, कि उसने उसको पहले देखा हुआ था शायद कहीं पे, तो वो चौंका था, लेकिन अब उसको भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से कोई मर्डर कर देगा। आपको आप थोड़ी चलते फिरते देख सकते हैं कि कोई किसका मर्डर कर देगा। तो वह शीना को छोड़ दिया, शीना गई, मिली, और राहुल निकल गया। अब वो मिली तो इसने एक उसको पानी दिया, एक बॉटल्ड वाटर होता है, तो उसमें पानी पीने को दिया, जिसमें सेडेटिव डाला हुआ था, ताकि नशे की चीज़, तो थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाए। अब वो टाइम लेता है, तो पास में ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर था बड़ा, वहाँ ले गई, बोले मैं तुझे कुछ साड़ियाँ दिलाती हूँ। और उस समय भी क्या था कि शीना ने इससे कहा था कि इसको शादी तो करना था, तो एक 3 BHK फ्लैट चाहिए था। शीना ने इंद्राणी को कहा था कि आप मुझे 3 BHK फ्लैट दिलाइए, तो और कुछ एक डायमंड रिंग भी बोली थी। अब ठीक है, माँ है, वो मानेगी, और वैसे भी वो माँ नहीं, बहन ही बोल रही थी, तो इसकी भी अपनी कुछ इच्छा थी। तो इसने उसको सेडेटिव वाला वो जो पानी दिया, और फिर बाद में ले गई कि बोले चल मैं तेरे को कुछ साड़ियाँ दिलाती हूँ। अब वो टाइम लगता है सेडेटिव में उसको असर होने में, तो वहाँ पे साड़ियाँ दिलाई, उसमें काफ़ी टाइम उन्होंने ये किया। फिर गाड़ी में लेकर आई, तो फिर बोले चल आगे चलते हैं हम लोग, और रिंग लेने के बहाने या कुछ तो कह के कि बिठाया उसको पीछे। तो आगे श्यामवर राय बैठा, ड्राइव कर रहा था, उसके बाजू में संजीव खन्ना बैठा, और पीछे इंद्राणी और शीना बैठ गए। आगे गए तो ये धीरे धीरे वो असर करने लगा था, वो जो पानी था, तो वो असर करते हुए थोड़ी देर में वो बेहोशी की हालत में पहुंची, और अचानक से सो गई वो। तो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने लिंकिंग रोड क्रॉस करके, तो इसने श्यामवर राय को कहा कि आप कोई सुनसान गली में ले चलो। अब बांद्रा जैसे आपने था, एक बस्टलिंग एरिया भी है, मतलब शॉपिंग के लिए भी काफ़ी है वहाँ पे, वहाँ का लिंकिंग रोड का मार्केट बहुत फेमस है, और फिल्म स्टार्स भी रहते हैं। और लेकिन कुछ गलियाँ ऐसी है जो सुनसान भी होती है, पुराने बंगलोज भी हैं वहाँ पे, तो कुछ गली है जो सुनसान रहती है, तो ऐसे गली में इन्होंने ले लिया। अब वो देखा, अब वहाँ पे उनको एक अच्छी जगह मिल गई, संजीव खन्ना उतरा, इधर उधर देखा उसने, ये सब मैं चार्जशीट में जो है उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो देखा कि यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, फिर अंदर घुसे, संजीव खन्ना पीछे आ गया, उसने शीना के बाल पकड़े, और इंद्राणी शीना की गोद में बैठी ऐसे सामने फेस करते हुए, और उसका गला दबाने लगी। और श्यामवर राय ने उसका गला दबाया, इंद्राणी ने गोद में बैठ के उसको पकड़ा,
अब श्यामवर तो राय उसका गला दबाने लगा तो अचानक से इसको होश आ गया, क्योंकि सो गई थी पर पूरी तरह होश भी नहीं गया था। तो आई तो उसने श्यामवर राय का अंगूठा काट लिया जोर से। तो श्यामवर राय छटपटा के अपना हाथ अलग किया, फिर इंद्राणी ने उसको गला दबाना चालू किया। अब ये क्योंकि एकदम जैसे नशे की जैसे हालत होती है उस हालत में थी, तो कुछ फाइट नहीं कर पाई। और 3 लोग थे, 3 के अगेंस्ट में क्या करती, वो भी नशे की हालत में। ऑलरेडी सेडेटिव है उसके। हाँ, तो ये तो बाल पकड़े हुआ था संजीव खन्ना। इंद्राणी ने उसका गला दबाया और कुछ समय में वो मर गई उसमें। फिर वो मर गई तो फिर उसको अपना पीछे बिठा के संजीव खन्ना आगे शिफ्ट हुआ और निकले आगे। अब इसने ये भी कहा था, राहुल को भी कहा था कि एक बांद्रा में 5 स्टार होटल है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे खाना खाने जाएंगे ये लोग। तो शीना के साथ खाना खाने जाएगी ये इंद्राणी, उसको लेकर जाएगी वहाँ पे। तो अब मोबाइल फ़ोन का भी नेटवर्क एक ट्रेस होता है तो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स में, तो वो दिखाने के लिए ये उस होटल की तरफ गए। बीच में संजीव खन्ना उतर गया। वो वर्ली में एक होटल में रुका हुआ था, तो बांद्रा में उतर गया, वो अपने होटल की तरफ चला गया। अब इंद्राणी ने इसको लिया, शीना को लेकर वो होटल की तरफ गई। 5 स्टार होटल के वहाँ पे थोड़ी दूर पास में पार्किंग में गाड़ी खड़ी की। शीना को तो पीछे लेटा दिया था और श्यामवर राय को बोला तुम बाहर खड़े रहो और ध्यान रखना, नहीं तो कोई गाड़ी में देख ले। एक तो गई और वो अंदर गई होटल के अंदर। कुछ देर वहाँ पे होटल में उसने जो भी टाइम निकाला तो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स तो दिखा रहा था कि भाई ये होटल में गई खाना खाने, और बाद में वापस बंगलों में आ गए, वर्ली के बंगलों में। अब वर्ली के बंगलों में तो आ गए, रात हो गई थी। बॉडी का क्या किया जाए? बॉडी ऑलरेडी उसी में थी, कार में थी। तो कार की पिछली सीट पे ही रखी हुई थी या उसको ट्रंक में डाल दिया था? नहीं, उस समय वो पिछली सीट पे ही थी, तो बॉडी तो वहीं पे रखी थी उसने। और अच्छा, इस बीच एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ जो कि बहुत क्रूएल थी एक्चुअली। जब इसको मार दिया और यहाँ पे बांद्रा की तरफ ले आ रही थी, 5 स्टार होटल में, जो बांद्रा में 5 स्टार होटल है वहाँ पे लेके आ रही थी। ऐसा चार्जशीट में भी कहा गया है कि इंद्राणी मरी हुई शीना के चेहरे पे बैठ गई। उसकी बेटी, मरी हुई बेटी पीछे सीट पे लेटी है और उसके चेहरे पे आप बैठ गए। क्यों? और बड़बड़ाती रही, ले मिल गया ना तेरे को 3 BHK फ्लैट। मतलब ये साइकोलॉजी आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मतलब मैं तो कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं या कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, तो वो कोई साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही बता पाएगा। अपनी मरी हुई बेटी के चेहरे पर बैठ के ले मिल गया ना तेरे को 3 BHK फ्लैट, ये बड़बड़ाती रही। और ये शाम के बयान में आया है? ये शाम के बयान में भी आया है। और वो होटल की तरफ वहाँ पे गए, जब वहाँ पे उतरी और थोड़ी देर के लिए बहुत ही विचित्र चीज़ है। मैं अपने जीवन के 30-40 साल के कैरियर में मैंने पहली बार इस तरह का सा कोई चीज़ सुनी है। हाँ, ये तो तब होता है कि मतलब कोई आदमी बोलते हैं ना बेइंतहा हेट्रेड करे किससे। हाँ। और वो भी कई बार फैमिली में भी डाउटफुल है कि इतनी हेट्रेड होने के बाद भी कोई इस तरह की हरकत करे। ये कोई हो सकता है बाहर वाले के लिए करता हो, या इस तरह आपने देखा होगा कभी, या तो अंडरवर्ल्ड वाले ही इतनी ब्रूटल किलिंग करके इस तरह की चीजें ऐसी नफरती माँ का होना। आतंकवाद में देखा होगा। हाँ। वो फुटबॉल खेल लेते हैं कई बार सर काट के। तो ये तो वो लेवल तक दिखाई गई चीज है और चार्जशीट में मेंशन है ये। मतलब फुटबॉल खेलने वाली जो बात बता रहे हो, वो वाली सारी तस्वीरें तो हम लोगों ने कारगिल ऑपरेशन के समय में जब हम लोग साथ कश्मीर गए थे तो कुछ तस्वीरें हम लोगों को डिफेंस ऑफिशियल्स ने दिखाई थी अपने राष्ट्रीय राइफल्स के ही, वही वाला मामला है। तो तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो मतलब वो आतंकवादी लोग हैं जो इस तरह से करते हैं। हाँ, अब वो आतंकवाद है, ये तो यहाँ तो फैमिली रिलेशन है। उसके बाद भी वो भी बेटी, उसके बाद इस तरह से जो अलेजेडली करना, फिर भी अलेजेडली बोल रहा हूँ क्योंकि चार्जशीट में है, ये केस ट्रायल में है अभी, तो इस तरह से करना मैं लिखते समय भी मैं सोच रहा था कि क्या सही हो सकता है क्या। अब वो तो जब कोर्ट जजमेंट आएगा, कोर्ट में किस तरह जजमेंट जाता है उससे मालूम पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। बट काफ़ी खौफनाक चीज़ थी वो। तो ये घर लेकर के आ गई डेड बॉडी, और क्या वहीं पे डेड बॉडी पड़ी रही रात भर? नहीं, गाड़ी में ही? अब इनके पास क्या था, वो जो बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग है। मुंबई में पार्किंग सबसे बड़ा इशू होता है आजकल, आपने देखा। पर उस समय क्या होता था, उन बिल्डिंगों में गैरेज होते थे, लोगों को एक छोटे गैरेज मिलते थे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए। तो इनके फ्लैट का भी एक गैरेज था। अब वो गैरेज में लेकिन इन्होंने क्या किया था, मेकशिफ्ट ऑफिस बनाया हुआ था। तो छोटा ऑफिस, तो वहाँ पे काम करते थे, कोई स्टाफ भी बैठते थे।
वो बाद में ऑफिस बंद हो गया, लेकिन बोलते हैं कुछ फर्नीचर, कुछ फिक्सचर्स बोलते हैं जो लगे हुए थे, तो गाड़ी अंदर आप पार्क नहीं कर सकते थे। तो गाड़ी बाहरी सोसाइटी कंपाउंड में पार्क होती थी और अंदर गाड़ी जाने की जगह नहीं थी। तो अब बॉडी का क्या किया जाए? रात को तो रात भर तो अब गाड़ी, उन्होंने डिसाइड किया था अर्ली मॉर्निंग हम पेन में जाएंगे, जिसका उसने रेकी भी कर चुकी थी कि कहाँ पे ले जाके बॉडी। कितने समय पहले रेकी कर ली थी? एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, पर मेरे ख्याल से महीना भर के अंदर ही उसने कर चुकी थी। तो यानी महीना पहले भर से के ही माइंड में कब नहीं, कर लिया प्लान था था, कि प्लान बस था। इसको मारना है? वो एक जगह नहीं थी, बहुत सारी जगह उसने अच्छा। देखी थी। तो ये जगह सबसे पसंद आई थी, पेन तालुका में जो जगह थी, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वो उसको पसंद आई थी। पसंद आई तो ऐसे बता रहे हो यार जैसे कि उसको वहां पे अपना घर बनाना हाँ, हो। पर अब इस तरह से ब्रूटली मर्डर करना, इस तरह से ब्रूटल बिहेव करना, तो ये पसंद आना ही है ना कि ये जगह अच्छी है, यहाँ पे मैं बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकूँ आगे। और हाँ, वो भी एक कारण और भी था कि हमने भी कई स्टोरीज लिखी है कि पेन तालुका में वो जो जगह थी, वहाँ पे ना बहुत सारी ऐसे लावारिस लाशें मिलती थी। और वो लावारिस इसलिए कि मैक्सिमम लाशों का ये नहीं होता था, मालूम ही नहीं पड़ता था कि किसकी लाश है, उसकी फैमिली कहाँ पे है। तो वो एरिया उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा निकला कि भाई यहाँ पे बॉडी अगर डाल देंगे तो कभी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो वो अब रात भर बॉडी रखना था, तो क्या किया था, तो इसने उसके लिए पहले ही एक बड़ा सा सूटकेस ला के रखा था। अच्छा। तो बहुत बड़ा बैग ला के रखा था। तो वो सूटकेस बोला श्याम संजीव खन्ना अंदर से सूटकेस लेकर आया। वो फिर देखा इधर उधर कहीं, वो भी मुझे सरप्राइज़ हुआ। रात को 11 के आसपास होगा या कुछ होगा। बम्बई में रात को 11, मुंबई में रात को 11 बजे तो कोई बहुत लेट नहीं हो जाता है, 11 साढ़े 11 के आसपास वहाँ पे। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सर्वेंट्स क्वार्टर भी थे, तो फिर भी किसी ने देखा नहीं। इन्होंने वो बॉडी सूटकेस में पैक की और वो सूटकेस ले जाके उन्होंने वो गैरेज में, गैरेज के अंदर रख के शटर बंद कर दिया। और ये गाड़ी भी खुद की नहीं थी, ये गाड़ी हायर की हुई थी। अच्छा। ताकि अपनी गाड़ी का ट्रेस मिले भी नहीं। तो और वो गाड़ी पार्क कर दी और फिर अगले सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना उनको था। तो अर्ली मॉर्निंग फिर 4 बजे के आसपास वो श्यामवर राय को बुलाया, फिर सब रेडी हुए। संजीव खन्ना आ गया था और आगे निकलने के लिए पेन में। अच्छा, पेन भी कुछ काफ़ी किलोमीटर दूर है, मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर या काफ़ी है। तो अब इतना दूर ट्रैवल करना, चेक नाका आते हैं, तो अब आप बॉडी कैसे रखो? कहीं पे चेकिंग हो गई बाय चांस और अर्ली मॉर्निंग है तो हो सकती है कहीं नाकाबंदी हो जाए कहीं पे। शीना को आगे वापस सिटिंग अरेंजमेंट सेम था, श्यामवर राय ड्राइव कर रहा था, संजीव खन्ना आगे बैठा था, इंद्रानी पीछे बैठी। शीना को सिटिंग पोजीशन में रखा, एक लाश को सिटिंग पोजीशन में रखा, थोड़ा सा उसका मेकअप किया क्योंकि रात भर लाश पड़ी रही तो डिकम्पोज कुछ हद तक तो चालू हो जाती है, तो शक्ल से आइडिया लग जाता है कि ये क्या है। तो उसका थोड़ा मेकअप किया, उसके बाल भी बनाए। अच्छा। हाँ, कोम किया, कंघी करके अच्छे से बाल बनाए। फिर निकले वो लोग। अब उनको बॉडी क्योंकि डिस्ट्रॉय करनी थी, पेट्रोल पंप में जाना था, एक कैन था, बड़ा कैन लिया था और उसमें पेट्रोल भरा के लेना था क्योंकि बॉडी जलाने के लिए आसानी से जलेगी भी नहीं, कुछ तो चाहिए। तो वो लेकर गए, बीच में एक पेट्रोल पंप पे रुके। श्यामवर राय ने वहाँ से पेट्रोल ख़रीदा, कैन में पेट्रोल लिया और वो आगे जाके पेन में जो जगह चूज़ की थी वहाँ पे ले जाके बॉडी डाल के उसमें पेट्रोल तो डाला, कुछ उसके कपड़े थे वो भी डाले और वो कपड़े डाल के उसको जला दिया वहाँ पे बॉडी को। तो पूरी लाश जल गई थी? लाश लगभग तो जली गई थी, पर वो बोलते हैं ना जो ढांचा होता है, हड्डियों का ढांचा, वो बच गया था। चेहरा वगैरह तो कुछ पहचान के लायक नहीं था। जली थी काफ़ी, पर अब वो बहुत साल मालूम नहीं पड़ी, इसलिए एक कंकाल ही मिला था। जो पुलिस को जब रिवील हुआ था केस तब कंकाल मिला था। तो वो रुके कुछ देर, वो जलने लगी तो निकल गए वहाँ से कि कोई और देख नहीं ले वो। और वहाँ से निकल के वापस आ गई। वापस आके गाड़ी अपनी वो उतर गए कहीं पे और श्यामवर राय को बोला गाड़ी क्लीन साफ़ करा के बाद में वहाँ पे तो एक पेट्रोल पंप था जहाँ पे गाड़ी की सर्विसिंग भी होती थी, वहाँ ले जाके पूरी गाड़ी धुलवाई उसने। अच्छा। और वो धुलवा के बाद में वापस उनको देना ही था गाड़ी। और इसके बाद में संजीव जो है वो बम्बई से निकल गया? संजीव बम्बई से निकल गया। अब उसमें भी एक कहानी है कि संजीव क्यों इन्वॉल्व हुआ इसमें। क्या संजीव खन्ना का क्या लेना देना था, उसको क्या फ़ायदा था? कोई मॉनिटरी बेनिफिट? मॉनिटरी बेनिफिट नहीं था इसमें। तो इसमें संजीव खन्ना का, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि विधि के प्रति बहुत लगाव था।
उसकी बेटी थी, तो अब इंद्राणी इतने सालों से मिलने नहीं दे रही थी। इमोशनल अत्याचार, एक इमोशनल अत्याचार हुआ इंद्राणी को, उसको इनकैश करने की कोशिश हुई, ऐसा शायद। हाँ, तो इंद्राणी को एक वो लगा कि उसको साथ चाहिए इसमें, तो उसने एक संजीव खन्ना को इन्वॉल्व करने का सोचा। अब उसके चारा लिए डाला। चारा, उसके लिए एक बड़ा, हाँ, बुक इंग्लिश में तो हमने बोला बेट, तो बेट जो मछली पकड़ने के लिए आप बेट डालते हो, तो वो उसने एक ये संजीव खन्ना को कहा कि तुम अगर मेरा साथ दोगे, काम है उसमें मेरा साथ दोगे, तो मैं विधि को तुम्हारे साथ रहने के लिए भेजूंगी कुछ समय। अब वो तो एक तो वैसे ही इमोशनल था, तो वो तैयार हो गया, आया। हालांकि थोड़ा शौक हुआ होगा कि ये काम भी किस तरह का काम है, पर एक बेटी के प्रति प्यार का जो उसको ये था, वो शायद ओवर शैडो कर गया और वो इसके साथ तैयार हो गया। यानी अपनी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार पिता भी जो है किसी और की बेटी की हत्या कर सकता है। यहाँ पे तो इस तरह से कॉम्प्लिकेशन, फैमिली कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, कहानी तो इस तरह से ही बनी है, चार्जशीट भी इस तरह से ही बनी है। तो ये केस कितने समय बाद खुला और कैसे खुला? 3 साल बाद खुला था ये, 2012 में हुआ था, 2015 में मालूम पड़ा। अब वो भी ऐसा मालूम पड़ा जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे पेन में बॉडीज़ मिलना कोई ताजुब की बात नहीं होती थी, लावारिस लाशें मिलती थी। तो एक था जो मंडप डेकोरेटर था, तो मंडप डेकोरेटर वो शादी वादी वगैरह में या कोई फंक्शन होता था, वहाँ मंडप बनाता, डेकोरेशन करता था, वो कहीं पर गया था। उस व्यक्ति का इंटरव्यू भी है इस बुक में। तो वो वापस आ रहा था, तो ये एकदम सुनसान जंगल सा एरिया जैसा था, तो उसको अचानक उसको लगा बाथरूम जाने का मन हुआ। अब वहाँ तो और कुछ था नहीं, तो वो अपना जो भी है वहाँ पे गाड़ी पार्क की उसने, और वो गया आगे, वो थोड़ा अंदर जाके, कि ओपन में नहीं करूँगा, अंदर जाके वहाँ गया और जो अपने आप को फ्री किया। पर वहाँ पे क्या था कि आम के पेड़ थे बहुत सारे, तो वो ऐसे आम घेरे हुए थे, तो उसको लगा कि चलो आम है, तो उठाते 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 आगे आगे उसको आम मिलते गए। तो वो लेते लेते आम आगे गया, तो अचानक आगे गया तो एक कंकाल उसको नज़र आया, क्योंकि वो एक ह्यूमन स्केलेटन था, एक जो गड्ढे में था। तो वो आम लेते लेते आगे पहुंच गया तो दिखा, और वो क्या था कि गांव में एक पुलिस पाटिल होते हैं, तो पुलिस पाटिल होते हैं जो पुलिस की मदद करते हैं कई चीज़ों में, कभी पंच विटनेस लगता है तो वो इकट्ठा करने में मदद करते हैं, गांव में उनका एक अच्छा होल्ड होता है। तो पुलिस पाटिल भी था, तो इसने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर पुलिस आई, फिर उन्होंने उसका वो कंकाल लिया। अब वहाँ पे था, वो गांव जैसा एरिया था, वो लोग एक छोटा सा बोन वगैरह जो प्रिजर्व कर लेते हैं और फोरेंसिक लोकल ही फोरेंसिक में डाल देते हैं। बॉडीज़ मिलना तो कॉमन था, वहाँ पे भी एक फोरेंसिक जांच होती है, और आसपास देखते हैं, किसको मालूम ये शीना है, तो मालूम बॉडी नहीं मिलती है तो उसको अब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वहाँ पे भी सिमिलर ये ही हुआ कि जैसे सीआईडी पे दिखाते उस तरह से तो नहीं था। तो वो जो एक रूटीन प्रक्रिया की उन्होंने, यानी कि कुल मिलाकर की शुरुआती दौर की जो जांच है उसमें पूरी लापरवाही हुई। लापरवाही कहे या प्रोसीजर ही वही था। अच्छा, फॉलो, ऐसा नहीं था कि वो पर्टिकुलर केस के लिए लापरवाही हुई, एक प्रोसीजर ही वैसे ही था उनका। तो और लावारिस लाशें ही मिलती थी, तो कोई ताजुब भी नहीं होता था उनको, तो उन्होंने अपना प्रिजर्व किया, फोरेंसिक किए, थोड़े दिन देखा कि कोई आता नहीं, एक होता है कुछ महीने वेट करते हैं, और वेट किया, कुछ महीना नहीं हुआ तो उसको आगे वहीं पे ले जाके थोड़ा आगे जाके गाड़ दिया। अब उसमें ये भी था, जो ये पुलिस पाटिल था, तो ये भी उस समय था वहाँ पे जहाँ पे गाड़ा। तो जब 2012 में ही एक्चुअली मिली थी, जो बॉडी थी 2012 में ही मिल चुकी थी। तो वो वापस ये प्रोसेस हुआ और वहाँ पे उन्होंने गाड़ दिया, गाड़ के सब चले अपने काम पे लग गए। 3 साल किसी को मालूम नहीं पड़ा। अब वो मालूम तो वैसे भी ज़िंदगी भर नहीं पड़ता अगर वो ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। आया कैसे? अब जो चार्जशीट में जो बताया गया है तो मैं उसी के बेसिस पे जाऊंगा। हालांकि जो मेरे एक सोर्स में है, मैंने बुक में भी कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे एक सोर्स ने बताया था कि इनके फैमिली डिस्प्यूट के चलते किसी ने एक बहुत बड़े ऑफिसर को खबर की थी, एक आईपीएस ऑफिसर था, एक आईपीएस ऑफिसर को खबर की कि शीना जिंदा नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करिए। और ये फोन कहीं उत्तर भारत ये उत्तर भारत से, बनारस या वाराणसी कहीं से, यूपी से आया था। तो वहाँ से फ़ोन आया था कि शीना मर चुकी है, आप इसको इन्वेस्टिगेट करिए। तो ऐसा वहाँ से एक
कहानी निकल कर आई थी। अब आप वैसे भी इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग थे उस समय तक, तो इंद्रानी बड़ा नाम बन चुकी थी, पीटर बड़ा नाम ऑलरेडी थे, बड़ा मीडिया हाउस चलाते थे वो, INX चैनल उस समय ये लोग ओन करते थे। इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाए वो कहानी थी। अब वो इन्वेस्टिगेशन करते करते श्यामवर राय तो एक सामने आया कि वो भी एक इसमें भागीदार था। ये तो हमारी इन्फॉर्मेशन है, पर जो चार्जशीट में कहा गया है उसमें ऐसा कहा है कि इंद्रानी ने ना, ये सब होने के बाद जब ये लोग शीना को मार के सब ख़त्म, ये शीना को मार के जब आए थे, बांद्रा से लेकर आ रहे थे, और तो या ये शायद मेरे ख्याल से पूरा सब मर्डर करके ये बॉडी को भी ठिकाने लगा के डिस्ट्रॉय करके आ रहे थे, तो इंद्रानी ने इसको एक डब्बा दिया था श्यामवर राय को कि ये डब्बा तुम अपने पास रखो, इसको खोलना मत कभी, इसको अपने पास रखो। अब श्यामवर राय को नहीं मालूम था कि क्या है, तो वो उस समय उसने अपने पास जाके घर पे रख दिया और भूल भी गया। अब सालों निकल गए, कुछ साल, तो एक दिन वो डब्बा इसके अचानक वो आया कि ये डब्बे में क्या है, इतने दिन से पड़ा है। उसने खोला तो एक पिस्टल थी उसके अंदर, तो वो डर गया कि पिस्टल, बोले आगे ये तो मैं फंस जाऊंगा, अभी तक तो मर्डर केस में फंसा नहीं, अब फंस जाऊंगा। तो इसने सोचा कि मैं इसको कहीं पे नाले में फेंक देता हूँ जाके, या समुंदर में फेंक देता हूँ इसको। तो ये वो पिस्टल लेकर छुपा के ये गया कार्टर रोड पे वहाँ पे जाके आगे समुंदर है, तो उसको कि डिस्पोज ऑफ कर दो, फेंक दो, किसी को मिलेगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा। तो वो गया, तो क्योंकि इसका मूवमेंट थोड़ा सस्पिशियस था, एक पुलिस वैन खड़ी थी, तो पुलिस वालों की नज़र में आ गया ये आदमी सस्पिशियसली कैसे चल रहा है। तो इसको रुकने को कहा, ये भागने लगा। फिर उसका पीछा किया और उसको पकड़ा तो इसके पास से पिस्टल बरामद हुई। अब वो आर्म्स एक्ट के तहत केस बना, तो उसको आर्म्स एक्ट में बुक किया और इंट्रोगेशन के लिए ले गए कि कहाँ से लाया, क्यों लाया, किस लिए हथियार लाया। और फिर उसका इंट्रोगेशन चला। उस इंट्रोगेशन के दौरान उसने फिर एडमिट किया, क्योंकि एक पिस्टल का लिंक तो निकाल रहा था इंद्रानी पे। फिर उसने एडमिट किया कि ऐसा शीना का मर्डर हुआ है, ऐसे इन्होंने मर्डर किया, और उसके बाद उसको पिस्टल ये मिली तो वो डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये तो मुझे पकाई हुई एक कहानी सी लगती है, गढ़ी हुई सी, क्योंकि पुलिस जो है वो शायद उस एंगल को हटाना चाह रही है कि उनको फ़ोन कॉल आया था और उसके बाद में उन्होंने शाम को उठाया और उससे पूछताछ की और फिर ये सारा मामला खुला। मुझे तो कुछ इस तरह की सी गंध मिल रही है इसमें। हम लोगों को भी उस समय, जर्नलिस्ट को भी, मुझे भी इस तरह से ही लगा था, पर क्योंकि ये चार्जशीट में नहीं है तो हम नहीं कह सकते। बुक में हमने ज़रूर कहा है, IPS ऑफिसर का नाम नहीं कहा है, पर उसमें कहा है कि इस तरह से, मेरा तो मानना है कि इसी तरह से केस उजागर हुआ था। पर अगर चार्जशीट में कुछ और है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो लोग ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन बताया है, तो अब फिलहाल तो हम खुद की पीठ ठोकी है, उसी के हिसाब से जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है मनीष की यार ये मामला जो है कुछ इससे बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है? ये सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट की वजह से नहीं, कोई बड़े कारण से ये मामला जो है, ये जो जानकारी है बाहर निकल के आई है और फीड की गई पुलिस को? नहीं, अभी तक ना मैंने बुक लिखा उस दौरान भी ऐसा कुछ सामने आया, ना अभी तक कुछ सामने आया। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये एक पैसा, प्रॉपर्टी, पावर, ये 3 चीज़ को लेके एक हुआ था। और बाद में पीटर के साथ डिस्प्यूट भी हो गया था, वो अलग भी हो रहे थे वो लोग, इंद्रानी और पीटर। इंद्रानी ने तो काफ़ी बैंक अकाउंट में अपने आप को जॉइंट होल्डर भी बना लिया था, पीटर को कह के। पीटर के अकाउंट पीटर का था, पैसा पीटर का था, पर वो जॉइंट होल्डर, क्योंकि वाइफ थी तो जॉइंट होल्डर बना लिया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में उसमें विधि का नाम भी दर्ज करा दिया। तो और विधि क्योंकि माइनर थी, तो हालांकि उसमें कुछ ये डाला था कि विधि वो प्रॉपर्टीज़ बेच नहीं सकती, उसका रेंट आएगा वो खर्च नहीं कर सकती, वो उसके अकाउंट में जमा होगा, जब वो 18 साल की होगी तभी वो उसको यूज़ कर पाएगी। तो जैसे मैंने कहा था कि हर चीज़ में वो विधि को चाह रही थी कि प्रॉपर्टीज़ मिले और इसके नाम पे रहे, तो कोशिश की उसने कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ में विधि का नाम आए और पैसा और प्रॉपर्टी विधि को मिले। जबकि पीटर के खुद के बच्चे, 2 बेटे थे, तो वो राहुल को भी कुछ देना नहीं चाहती थी। तो बेसिक देखा जाए तो ये सिर्फ जो इन्वेस्टिगेशन में कहा है, जो मुझे भी पता चला है, पैसा, पावर ही एक ये था कि हवस सबसे बड़ी मतलब कमजोरी रही इस मामले में। जी हाँ, है ना। अच्छा, ये बताओ कि जो फॉरेंसिक पहले हुई थी उसके बाद में भी कोई फॉरेंसिक हुई, और फॉरेंसिक क्या पूरी तरह से ठीक थी? हाँ, वो जो एक
प्रिजर्व किया था उन्होंने, बोन का जो भी प्रिजर्व किया था उसको उन्होंने बाद में वापस मेरे ख्याल से जे हॉस्पिटल में फिर फोरेंसिक के लिए भेजा। और जो इनको कंकाल मिला था तो फेस रिक्रिएशन किया था उन्होंने स्कल से, हाँ स्कल से, खोपड़ी, हाँ कि किसकी खोपड़ी है, और वो शीना का चेहरा उभर के सामने आया। उसकी कुछ तस्वीरें वगैरह मिली थी फेस रिकंस्ट्रक्शन की? हाँ तस्वीर तो थी, तस्वीर तो जैसे किताब में भी है, तो तस्वीर तो अवेलेबल थी ही। तो नहीं शीना की तो थी, जो फेस रिकंस्ट्रक्शन हुआ उसकी हम लोगों तक तो सामने नहीं, चार्जशीट में तो होगी ना, चार्जशीट में तस्वीर नहीं थी। अच्छा, तो ये तो फिर पुलिस का अपनी तरफ से किया हुआ एक बड़ा लेकुना है जो आरोपियों के पक्ष में चला जाता है। अब देखिए जो चार्जशीट मेरे हाथ में आई उसमें तो नहीं थी, अगर वो कोर्ट में और दिखाई वो तो, क्योंकि मैंने फिर ट्रायल में केस कवर नहीं किया है, तो उसमें दिखाया होगा या कोर्ट को दिखाया होगा अलग से, तो वो है। पर वो किया था, रिक्रिएट किया था फेस, और वो फेस शीना से मिला था। उसके बाद फिर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स जो थे कि इंद्रानी का पेन में जा रही है, पेन में गई, वहाँ से फिर वो इससे बात कर रही है, पीटर से बात कर रही है, कुछ कॉल्स पीटर के साथ हुए थे उसके, तो वो सब कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और ये फोरेंसिक रिपोर्ट्स और इसके थ्रू मिला के एक केस बन गया है इनका सीबीआई का, जो पुलिस से सीबीआई में ट्रांसफ़र हुआ। वो टेक्निकल परेशानियां नहीं आई? जली हुई लाश को इतना सारा मतलब उसको कैसे मतलब इस्टेब्लिश किया? सिर्फ डीएनए से? ये जैसा मैंने कहा, तो एक तो डीएनए जो था, दूसरा फेस रिक्रिएशन था, और बाकी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, उसके बेसिस पे वो उन्होंने, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कर भी क्या सकते थे। और बाकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो एंगल है वो तो ठीक है, वो तो सब लीगली ही था जो उसने अपने आप को ऐड करवाया बैंक अकाउंट्स में या प्रॉपर्टीज़ विधि के नाम पे। पर जो एलिगेशन था वो तो रिकॉर्ड पे फिर दिख ही रहे थे कि प्रॉपर्टीज़ इसको चाहिए था, विधि के नाम पे भी चाहिए था, खुद को भी चाहिए था, बैंक अकाउंट्स में जॉइंट होल्डर, तो वो सब चीज़ एक मोटिव जो दिखा था वो मोटिव दिखने लगा था। ऐसा लगता है कि जो सीडीआर है यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स या कॉल डेटा रिकॉर्ड्स जो बोलते हैं, वो इस पूरी कहानी को आरोपियों के साथ में सबूतों के रूप में एक लाइन देने के लिए, उसकी दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। अब तक तो केस उस बेसिस पे चल रहा है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, उस बेसिस पे चल रहा है। अब वो प्रूव होता है नहीं होता है, कितना कोर्ट उसको एविडेंस मानती है, क्योंकि उसमें उसको भी डिस्प्यूट किया गया है काफ़ी, तो अब वो तो जब कोर्ट में जजमेंट आएगा तब मालूम पड़ेगा कि। और वो जो ईमेल्स और मैसेजेस एक दूसरे से लिए दिए गए थे, वो सब पार्ट है, वो सब आपके चार्जशीट के पार्ट है। चार्जशीट के तो पार्ट हैं, लेकिन उसको रिफ्यूट किया जाएगा कि नहीं हम लोगों ने ऐसा कुछ मेल किया ही नहीं था या मैसेज नहीं किए थे, ये तो बाद में पुलिस ने गढ़े हैं। रिफ्यूट तो एज सच नहीं किया, क्योंकि आपने मेल किया है तो मेल पे कहीं तो रिकॉर्ड्स होता ही है। जो प्रिंट आउट लिए हैं वो तो प्रिंट आउट चार्जशीट में है, पर आपका एक टेक्निकल एविडेंस तो है ही ना, वो ईमेल है। पर ठीक है, आप आपस में लड़ रहे हैं, आप भले ही ईमेल के थ्रू लड़े, उनका डिफेंस का तो ये होता है ना। जैसे इंद्रानी ने कहा कि पीटर ने कहा था कि हमारे एक इतने लंबे कॉल चल रहे हैं कि उसको तुमको मालूम था, ऐसा पुलिस का कहना है, सीबीआई का कहना है कि जब ये जा रही थी बॉडी डिस्पोज करने के लिए तो तुमको मालूम था, क्योंकि तुम्हारे इंद्रानी के बीच कॉल्स चल रहे थे। तो उनका तो वही कहना है कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ के बीच तो कॉल चलते हैं। तो उनका कहते हैं इतने लंबे लंबे कॉल चले, बोले हस्बैंड वाइफ के बीच लंबे कॉल चलना कौन सी ताजुब की बात होती है। तो अगर ये भी है, ईमेल में झगड़ा भी हो रहा है, तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, ईमेल में झगड़ रहे हैं, भले आपको ताजुब लगे, लेकिन ईमेल में झगड़ रहे हैं, तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो मर्डर कर देगी। कई झगड़े होते हैं ना, आप कहते हैं कि मैं देख लूँगा तुझे, अब वो देख लूँगा, उस आदमी का कल मर्डर हो गया तो आपने किया है वो ज़रूरी नहीं है। ये मैं डिफेंस की तरफ से अगर बात की जाए तो सामने इस तरह की बात आएगी। और ये जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही थी, ये संतोषजनक थी या नहीं थी, पहली बात। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि संतोषजनक नहीं होगी तभी केस सीबीआई को दिया होगा, क्या मत है? नहीं, इसमें एक कंट्रोवर्सी आ गई थी। राकेश मारिया उस समय एक पुलिस कमिश्नर थे, और आपको मालूम है राकेश मारिया काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। हमने उनके साथ काफ़ी स्टोरीज भी की है। बॉम्ब ब्लास्ट 93 का बॉम्ब ब्लास्ट है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। कसाब को उन्होंने क्वेश्चनिंग किया था। तो उनका एक इन्वेस्टिगेशन को लेके बहुत एक स्किल था और बहुत सीरियसनेस थी। अब उस समय मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, खार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज था,
तो इंद्रानी को जब क्वेश्चनिंग किया जा रहा था तब तक पीटर अरेस्ट नहीं हुआ था। तो इंद्रानी को क्वेश्चन किया जा रहा था तो राकेश मारिया खुद जाते थे और क्वेश्चनिंग करते थे। अब उस समय एलिगेशन ये था, जो मैंने बुक में हालांकि ये कहा है कि राकेश मारिया जी ने डिनाई किया है कि उसका पीटर से कुछ रिलेशन था और वो पीटर को पहली बार उसी समय मिले थे जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तब पहली बार मिले थे। पर एलिगेशन इस तरह का था कि क्योंकि पीटर मुखर्जी एक फेमस पर्सनालिटी थे एंड वो राकेश मारिया को अच्छी तरह से जानते थे, मारिया जी भी जानते थे उनको। अब वो ये था कि एक पुलिस कमिश्नर क्रॉफर्ड मार्केट ऑफिस से अपने दूसरे, क्योंकि उनके अंडर तो पूरी सिटी है, वो सब छोड़ के इंद्रानी को क्वेश्चनिंग करने के लिए क्यों जाते हैं खार पुलिस स्टेशन तक। एलिगेशन ये था कि वो पीटर को बचाना चाह रहे हैं। अब मारिया जी का ये कहना था कि ये हाई प्रोफाइल लोग थे, इनके पास बड़े बड़े लॉयर्स थे, जो बड़े बड़े लॉयर्स इनके साथ आते थे, कई बार खुद हाई प्रोफाइल लोग थे, कई बार अंग्रेज़ी में बात करते थे। अब पुलिस स्टेशन लेवल पे ठीक है ऑफिसर्स होते हैं जिनको अंग्रेज़ी आती है, और फिर भी उतनी नहीं आप उस तरह से एक सप्रेस कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली दबा सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि इसीलिए मैं चाहता था कि एक सीनियर ऑफिसर का होना ज़रूरी था। मैंने तो सुना था कि इनिशियल स्टेज में जो एक्यूज्ड हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट बहुत पुलिस के ऑफिसर्स के साथ एब्यूजिव भी थे वो, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग थे तो एक एरोगेंस होती है, तो कौन सपोर्ट करेगा। कहाँ इंद्रानी का ये मैंने मर्डर किया, तो आज भी नहीं कह रही है, वो तो आज भी कह रही है शीना जिंदा है, यूएसए में है। तो एरोगेंट थे, पीटर भी पावरफुल थे उस समय, तो नाम था, तो वो नहीं कोऑपरेट कर रहे थे। अब कोऑपरेट नहीं कर रहे थे तो मारिया जी का कहना था इसलिए मुझे जाना था, मुझे जाके वहाँ पे मुझे भी इंटरोगेट करना ज़रूरी था, नहीं तो ये केस ओपन नहीं होता, बड़े बड़े लॉयर्स के सामने लोकल पुलिस नहीं कर पाती थी, तो इसके लिए वो वहाँ पे जाते थे। अभी एलिगेशन हुआ, पीटर अरेस्ट नहीं हो रहा है, बवाल मच रहा था, मीडिया न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहे थे कि पीटर को क्यों शील्ड किया जा रहा है। तो वो सब प्रेशर के चलते सरकार को भी लगा कि ये केस बहुत प्रेशर है, कहीं हाथ से नहीं निकले, तो उन्होंने वो केस सीबीआई को सौंपने का डिसाइड किया। और वो केस इसीलिए उन्होंने सीबीआई को, ताकि एक ये इमेज बन सके कि भाई हम पीटर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और हम उसको एक इंडिपेंडेंट प्रोब कराना चाह रहे हैं, तो सीबीआई को दिया। सीबीआई ने जैसे केस लिया, कुछ दिनों में उन्होंने पीटर को अरेस्ट कर लिया। हालांकि उस समय भी ये बिलीफ था कि इतना, मारिया जी का कहना था मैं करने वाला था पीटर को अरेस्ट, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि कल को केस कोर्ट में पलट जाए, तो उसके खिलाफ एक प्रॉपर एविडेंस इकट्ठा करके उसको अरेस्ट किया जाए ताकि कोर्ट में केस चल सके। तो उनका ये था, उन्होंने ये कहा कि मैं कभी शील्ड नहीं कर रहा था, मैं खुद पीटर को कभी मिला ही नहीं, पहली बार मैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिला और मैं इसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन और ये जो भी है इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके ही उसको अरेस्ट करने वाला था। और उतना समय उनको मिला नहीं, ऐसा उनका मानना था, और केस सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। ये बात तो वैसे ठीक भी है कि यदि किसी आरोपी के खिलाफ आपके पास सबूत हैं ही नहीं, आरोपी भी नहीं बोलना चाहिए, संदिग्ध, तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये उसकी जो फ्रीडम है उसके साथ में तो मतलब उसके ऊपर तो अन्याय हो रहा है। और अगर बाय द वे वो नहीं निकला आरोपी, बाद में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसकी जो आज़ादी थी, जो 2 साल 5 साल जितना भी आपने उसको जेल में रख लिया, तो उस चीज़ की भरपाई कौन करेगा। ये तो एक बहुत मुद्दे की बात थी जो कि शायद ये सही तरीके से जा रहे थे, और जो भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, जो भी ह्यू एंड क्राई हुआ हो, उसके कारण जो सारी बातें चली। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो चार्जशीट दिखा रही है और जो हम लोगों ने जिस तरीके से केस को आगे बढ़ते हुए देखा है, तो ये जितने भी सबूत हैं, ये सारे सबूत जो है वो सर्कमस्टांशियल यानी कि परिस्थिति जन्य हैं, या डायरेक्ट एविडेंस भी कुछ मिले हैं? अब देखिए, सबसे बड़ा तो इनके पास जो एविडेंस है वो है श्यामवर राय, जो अप्रूवर बन गया है। वो उसने कोर्ट में इनके खिलाफ गवाही दी, क्योंकि ये उनके साथ था। ये 3 लोग थे जिन्होंने मिलके मारा था शीना को अलेजेडली। तो ये श्यामवर राय का तो पूरा विटनेस कोर्ट को मिल गया है। और एक वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, अप्रूवर के बेसिस पे बहुत सारे केस खुले भी हैं, ऐसा नहीं है कि पहला केस है, पहले भी कई बार हो चुका है। ये 3 का तो जो नाम आया था
वो श्यामवर राय ने तो बता दिया था, खुद का भी बताया, इन दोनों का भी बताया, इंद्राणी का, संजीव खन्ना का। उसने अपने केस में, उसने अपने टेस्टिमनी में कभी पीटर का जिक्र किया है? वो जो कॉल रिकॉर्ड्स थे, जो बोल रहे थे कि पीटर का कॉल चल रहा था, वो उसने कहा था कि कॉल आया था, वो पीटर से बात कर रही थी, लेकिन वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, तो मुझे मालूम नहीं क्या बात कर रहे थे, लेकिन पीटर के कॉल चले। और तो फिर सीडीआर में भी मिले कि तो यानी यहाँ पर पीटर जो है उनको संदेह का लाभ मिलता है। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है कि आप वाइल आप ट्रैवल कर रहे हो पेन की तरफ बॉडी डिस्पोज करने के लिए, उस बीच मल्टीपल कॉल्स हो रहे हैं इंद्राणी और पीटर के बीच, तो एक वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल है, लेकिन फिर भी संदेह का लाभ तो यहाँ मिलता है कि भाई जो इनका प्राइम विटनेस है, स्टार विटनेस है, उसको ये पता है कि पीटर का फोन आया है, लेकिन ये नहीं जानता कि क्या बात हो रही है। नहीं, उसमें एक और बड़ी चीज़ थी, अभी एक चीज़ और ध्यान में आ रही है मुझे। राहुल को जब इसने कहानी बनाई थी इंद्राणी ने कि शीना राहुल को छोड़ के चली गई, से आप छोड़ के यूएस चली गई, पहले उसने कहा कि जब वो बांद्रा से वापस नहीं आई तो राहुल क्वेश्चन कर रहा था, बार बार फ़ोन कॉल्स करता था, और राहुल ने एक बहुत अच्छी चीज़ की थी, फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करता था। वो सब फ़ोन कॉल रिकॉर्ड किया, आपने पढ़े होंगे, बुक में भी है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग है। तो वो रिकॉर्डिंग सबके, इंद्राणी के साथ जो बात करता था रिकॉर्ड करता था, पीटर के साथ रिकॉर्ड करता था। अब क्या हुआ, ये अंधेरी में जब रहते थे साथ में, तो पासपोर्ट्स होते हैं सबके पास। इंद्राणी ने इसको कहा कि इसका एक नागपुर में कोई बिजनेसमैन के साथ अफेयर हो गया, तो वो शीना उसके साथ चली गई वहीं से और तुमको छोड़ दिया। फिर बाद में उसने कहानी बनाई कि नहीं, वो यूएस चली गई, उसको किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना था, यूएस चली गई, और उसने कहा है कि मुझे अब किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना है, तो मैं किसी से टच में भी नहीं रहना चाहती हूँ, तो यूएसए गई है और वो किसी से टच में नहीं है। और उसने फ़ोन बंद कर दिया था इसका, शीना का? इसने छोड़े, अच्छा, उसमें भी कुछ समय ना इसने शीना का फ़ोन यूज़ किया, उससे राहुल को मैसेज करती थी कि अब मुझे कोशिश मत करना, भूल जाओ, हाँ आगे हम नहीं जाना चाहेंगे, भूल जाओ। ऐसे बहुत सारे और भी लोगों को मैसेज किया उसने, ताकि ये दिखाने के लिए कि शीना जिंदा है। जब यूएसए वाली कहानी आई तब तक फिर फ़ोन बंद हो गया। लेकिन क्या था, आप यूएसए जा रहे हो, एक दिन राहुल को पासपोर्ट मिलता है शीना का, मुंबई में ही, और अंधेरी के घर में शायद मिला था। अगर आप यूएसए में हैं तो आपका पासपोर्ट यहाँ नहीं है, आप फेक पासपोर्ट पे तो जाओगे नहीं, मतलब इस तरह के कोई हरकत की नहीं कि फेक पासपोर्ट में आप, और दूसरा पासपोर्ट तो था नहीं, दूसरा पासपोर्ट था नहीं उसका, तो उसको पासपोर्ट मिला। वो चीज़ उसने पीटर को बताई। पीटर को इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए था कि अगर बोल रहे हैं शीना यहाँ यूएसए में गई है लेकिन पासपोर्ट यहाँ मिल रहा, तो इंद्राणी झूठ बोल रही है, तो उसके बावजूद भी पीटर ने बहुत सीरियसली कुछ किया नहीं। तो ये एक और एविडेंस बन के सामने आया। अब यहाँ पे जो मैं, राहुल ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, यहाँ पे मारिया जी, राहुल ने इमीडिएटली बताया पुलिस को। तो मारिया जी से एक समय मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने वो भी कहा था, उन्होंने इमीडिएटली, नहीं उस समय नहीं बताया उसने, तो वो पीटर को बताया, और फिर वो शायद उसकी मदर यहाँ पे थी राहुल की, और ये लोग वो कहाँ नॉर्थ में कहीं रहते थे, तो वहाँ पे चला गया था और वहाँ पे पासपोर्ट रख दिया था राहुल ने। ये खुद पता करना चाह रहा था कि शीना है कहाँ। तो फिर बाद में जब ये सब क्वेश्चनिंग चल रही थी ना, तब उसने मारिया जी के सामने ये तथ्य सामने आया कि राहुल ने बताया कि शीना का पासपोर्ट है हमारे पास, जो हमने, वो मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा कि कहाँ पे ये राहुल की मदर रहती थी, तो हमने वहाँ पे रखा हुआ है। इमीडिएटली इन्होंने, मारिया जी ने इनका प्लेन टिकट करवाया, और प्लेन टिकट करके इनको भेजा कि तुम पासपोर्ट लेकर आओ अभी की अभी, और वो पासपोर्ट लेकर आए। तो एक पासपोर्ट बड़ा एविडेंस बन गया था कि यूएसए में है तो पासपोर्ट यहाँ कैसे है। अगर पीटर को मालूम है तो उन्होंने क्यों नहीं अलर्ट किया पुलिस को भी, और क्यों नहीं आगे पुलिस की जांच में कोई सहयोग किया कि उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन उन्हें इनिशिएट करवानी चाहिए थी कायदे से। यहाँ पे आकर के मामला जो है वो फंस जाता है। हाँ, तो ये पीटर के खिलाफ भी हो जाता है कि राहुल तो कोशिश कर ही रहा था खुद के हिसाब से कॉल रिकॉर्ड करना। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि इंद्राणी जो है उसने अपनी शक्तियों का, अपने पावर का, अपना जो कनेक्ट से उनका इस्तेमाल करके और इस इन्वेस्टिगेशन को, राहुल की जो संदेह था उसको वहीं दबा दिया? वो भी एलिगेशन आया था, मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बड़े ऑफिसर का नाम आया था, दूसरे ऑफिसर का, कि जिनके साथ पीटर इंद्राणी की दोस्ती थी,
तो इन्होंने पहले, अब क्योंकि राहुल बहुत पीछे पड़ा था कि शीना कहाँ है बताओ, वो नहीं मान रहा था कि शीना यूएस चली गई, तो इन्होंने एक मिसिंग पर्सनस कंप्लेंट कराया था कि शीना मिल नहीं रही है। फिर कुछ समय बाद जाके जब यूएसए वाली कहानी सामने नहीं आई थी, फिर ये ऑफिसर के सामने जाके कहा कि ये आप बंद करवा दो क्योंकि शीना का मालूम पड़ गया है, वो यहाँ पे नहीं है, यूएसए में है। तो वो ऑफिसर ने भी कि ठीक है अब मिल गई है, तो अब वो एक कैजुअल अप्रोच भी हो सकता है कि ठीक है मिल गई है, फैमिली बोल रही है। पर एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर अगर आप होते हो तो आपने पता भी करना चाहिए था कि आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है ना, कि ठीक है अगर है तो आप बात करवाइए, क्यों गई, क्यों गायब हो गई। एक आदमी गुम भी जाता है तो आपको एक क्लोजर रिपोर्ट लगती है कि मिल गया, 4 दिन बाद मिल गया, 5 दिन बाद मिल गया कि कहीं पे फला जगह पे। हाँ, तो वो तो पर्सन टू पर्सन ऑफिसर मिलता है फिर उस गुमशुदा व्यक्ति से। कि आपने वहाँ पे हाँ, क्यों थे। और अगर आप उसका स्टेटमेंट लिया जाता है, बाकायदा उसके हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लिया जाता है, फिंगरप्रिंट, वो सब होता ही है, पूरी प्रोसेस है। आगे उसमें नहीं हुई। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं और वो केस बंद हो गया। और राहुल कोशिश करता रहा लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसने काफ़ी कोशिश की थी। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह दब गई उसकी भी आवाज़। अच्छा ये बताओ यार कि ये जो पूरा केस है, इसमें ये सिर्फ 3 ही आरोपी हैं या किसी और संदिग्ध का जिक्र है जो अभी तक मिला नहीं? नहीं, इसमें अभी ये 3 ही आरोपी का नाम है और 4 बेसिकली श्यामवर राय भी तो आरोपी ही हुआ था, तो अप्रूवर बन गया और पीटर मुखर्जी को मिला के 4 आरोपी थे। अच्छा, तो इसमें ये जो पूरा का पूरा केस हुआ है उसमें कहानी तो समय के साथ में बहुत लंबी बदलती चली गई, जो पूरी बता ही रहे हो। ये बताओ कि हत्या की जो धारा है उसके अलावा जो है एक तो डिस्टॉर्शन ऑफ एविडेंस वो लगा होगा, इसके अलावा भी कुछ और धाराएं ऐसी लगी हैं जो मतलब केस को मजबूत बनाती हैं? नहीं है, काफ़ी वो धारा है मेरे ख्याल से, आइडिया उतना मैंने अभी ध्यान नहीं है, पर मेन जो है एक तो हत्या है, मर्डर 302 का जो था, और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, ये 2 मेन बड़ी मुख्य धारा है। उस वक्त तो कॉन्स्पिरेसी एक बनती है क्योंकि हाँ वो तो चूंकि मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं और वैसे भी कॉन्स्पिरेसी है ही पूरी इसमें। और इसमें ये तो उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त केस बना था, सारे अखबारों में रोज मतलब सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि और भी 2-2, 3-3, 4-4 खबरें छपा करती थीं, बड़े ज़बरदस्त फॉलोअप चल रहे थे, अखबारों के अलावा चैनलों ने तो उसके ऊपर पूरा सियापा कर दिया था और खूब ज़बरदस्त हंगामा किया था। इस मीडिया ट्रायल की वजह से इस केस के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा था? नहीं, ये तो कोर्ट ने भी बीच में मान लिया था कि इंद्रानी ने, हालांकि ये अभी बीच में जो एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी आ रही थी जो जिसका राइट्स आप ही की किताब के ऊपर आधारित है, राइट्स लिया था, आधारित तो उन्होंने बताया नहीं पर राइट्स लिया था उसके लिए, और उन्होंने वो काफ़ी रोकने की भी कोशिश की थी। तो कोर्ट ने भी कहा था कि ऑलरेडी इस पे बुक्स आ चुकी है, इतने आर्टिकल, तो इसमें कैसे इन्फ्लुएंस होगा, क्या होगा। तो कोर्ट ने भी माना कि कोई मीडिया रिपोर्ट या मीडिया ट्रायल इन्फ्लुएंस कर सकती है। और तो हर बड़े केस में आप देखा जाए तो कोई गरीब आदमी बेचारा मीडिया ट्रायल नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्टोरी 1-2 दिन 3 दिन आके बंद हो जाती है, अनलेस वो केस बहुत ब्रूटल हो। पर जहाँ पे एक हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व है या केस हाई प्रोफाइल हो, तो वहाँ पे तो स्टोरीज लगातार चलती है, तो वो एलिगेशन हमेशा बनता है। बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो मीडिया ट्रायल को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं। आज तक भी चल रहा है वो कि मीडिया ट्रायल है, लेकिन कोर्ट नहीं जाता है उसमें। और कोर्ट कभी मीडिया ट्रायल पे क्यों जाएगा? हाँ, वो अपनी जगह पर है, जज तो लेकिन इंडिपेंडेंट होता नहीं है, जज तो एविडेंस पे जाना चाहिए और जाते ही हैं। जिस तरह से लीगल सिस्टम बना है वो एविडेंस पे जाते हैं। तो कोर्ट ने भी कभी नहीं माना कि हम हमारे ऊपर मीडिया ट्रायल। हाँ, अलग ये है कि उनके कोई एक राइट्स का हनन होता है तो कोर्ट स्टेप इन करता है, जो यहाँ पे अभी तक तो कोर्ट ने देखा नहीं है कहीं पे। अच्छा, और इन लोगों में, इन आरोपियों को जमानतें कब से मिलनी शुरू हुई? जमानत मिली कि नहीं मिली? सब अभी तक जेल में? मिले सब अभी बाहर हैं। श्यामवर राय को तो आखिरी में, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अप्रूवर को पहले छोड़ते नहीं हैं इमिडिएटली, क्योंकि केस जब तक प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। तो सबको मिली है मेरे ख्याल से 6-7 साल जेल में रहने के बाद, एक एक करके ये तीनों बाहर आए, श्यामवर राय भी बाहर आए। चलिए, अब है ना हम थोड़े से आखिरी सवालों की दिशा में बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानना समझना चाहता हूँ कि किताब तो लिख दी, डॉक्यूमेंट्री भी आ गई, पूरा सच सामने आया है क्या? अब वो आप कैसे कहेंगे?
कोर्ट में प्रूव हुआ तो पूरा सच सामने आ गया, नहीं भी प्रूव हुआ तो भी आप क्या कहेंगे, जो सच है वो सच नहीं है, प्रूव नहीं कर पाए। अब यहाँ पे तो प्रूव कौन कर पा रहा है, प्रोसिक्यूशन इस केस को प्रूव कर पाएगा या डिफेंस इसके अपने केस को प्रूव कर पाएगा, अब वो तो कोर्ट के ऊपर है। अगर हम लोग कहेंगे भी कि पूरा सच सामने आया नहीं आया, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता जब केस ट्रायल में होता है तो। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर श्याम यानी कि जो ड्राइवर है वो मुखबिर नहीं, पकड़ा नहीं सरकारी जाता, गवाह नहीं बनता, तो केस की क्या दशा और दिशा होती? फिर सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि केस जो बना है वो श्यामवर राय के स्टेटमेंट पे बना है। वो पकड़ा गया, उसने सामने लेके आया जो केस 3 साल से छुपा हुआ था। उसने एक वो बोलते हैं ना, ही स्पिल्ड द बीन्स अंग्रेजी में कहते हैं, तो उसने सब सामने ला दिया कि ठीक है इस तरह से मर्डर हुआ। तो केस तो बना ही श्यामवर राय के स्टेटमेंट पर, अप्रूवर बना है तो उसकी गवाही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। और बाकी तो जो है सपोर्टिंग एविडेंस है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और बड़े बड़े एविडेंस भी है, CDR हैं, दूसरे हैं, अगर DNA जो बॉडी मिली है तो श्यामवर राय नहीं होता तो भी एविडेंस तो दूसरे थे ही, पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण विटनेस है। मतलब उसके होने से जो है केस ज़्यादा मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत है, अप्रूवर टर्न होने हाँ, क्योंकि वो उस समय वहाँ पे मौजूद था जब ये केस हुआ। अब ये एक चीज़ इस पूरे मामले में निकल कर के ये आती है कि जो मोहब्बत का हमारा आशिक है राहुल, उसकी मना स्थिति क्या रही इस पूरे मामले के खुल जाने के बाद में? उसका कोई स्टेटमेंट आया, उसने पुलिस को क्या बयान दिया, आपको चार्जशीट में उसका कोई बयान मिला, क्या स्थिति है वो? नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा था उसके ईमेल्स पे भी, जो उसके भी ईमेल्स थे, उसमें वो काफ़ी दुखी था, मतलब वो एकदम परेशान था। और वो दिखता भी है क्योंकि आप एक तरह से आप खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि शीना कहाँ है, वो ढूंढने में लग गया, वो कॉल रिकॉर्ड्स कर रहा है, वो पुलिस के पास जा रहा है कि शीना नहीं है, शीना कहाँ है, आप ढूंढिए। तो आप मनस्थिति समझ सकते हैं कि शादी तो हुई नहीं थी, फिर भी वो ऐसा नहीं कि एक बार केस, कोशिश तो उसने की थी, वो तो श्यामवर राय पकड़ा गया तब केस बना, उसके पहले से तो राहुल काफ़ी कोशिश कर रहा था कि मालूम पड़े शीना कहाँ पे है। उसको कहीं तो एक उसको अंदाज़ा था कि इंद्रानी अलेजेडली ईविल है थोड़ी, कि वो कुछ भी कर सकती है, तो वो उसको एक अंदेशा था, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट करता रहा। पर अब उसकी कौन सुनता है, वो अकेला नहीं कर पाया, तो काफ़ी दुखी था वो। मैंने ये सुना था कि इंद्राणी ने शायद कभी इसको थ्रेट भी किया था राहुल को कि अगर तुम ज़्यादा इसमें करोगे कुछ उठापटक तो तुम्हारा पैसा वैसा जो है तुमको मिलता है पीटर से, वो मैं बंद करवा दूंगी वगैरह। उसके कारण उस पर दबाव डालने की कोशिश की गई थी। दबाव बहुत डाल रही थी, पर इस चीज़ का नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कि इस तरह का था। प्रेशर बहुत डाल रही थी, प्रेशर खुद डाल रही थी, पीटर के थ्रू डाल रही थी। पीटर कोशिश करता था इसको हर तरह से मनाने की, एक फादर सन रिलेशन के तरीके से मनाने की, हर तरीके से कि तुम क्यों इसको ये कर रहे हो, USA में है, अब वो चली गई तो तुमको क्या करना है, वो नहीं रिलेशन रखना चाहती है। एक बार अगर कह दिया है, इंद्राणी कह रही है, वो कह दिया, तो अब तुम क्यों नहीं इसको। अच्छा, ये आप दावे से बोल सकते हैं अभी इस स्टेज में कि शीना वोरा हतप्राण है, पीड़िता है, उसे न्याय मिल पाया? न्याय अब मिल पाया वो तो जब जजमेंट आएगा, पहला लोअर कोर्ट का जजमेंट, जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, तब मालूम पड़ेगा न्याय मिल पाया या नहीं मिल पाया। अब जैसे अपने आरुषि हत्याकांड देखा, उसमें भी उसके पेरेंट्स को एक्यूज बनाया था, पर अब उसके पेरेंट्स को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है, छोड़ दिया है, हाँ, एक्विट कर दिया है केस में से। तो आज तक मालूम ही नहीं कि आरुषि का मर्डर किसने किया। तो देखा जाए तो आज तक आरुषि को न्याय मिला ही नहीं है। अगर कन्विक्ट कोई नहीं हुआ है तो भी है कि न्याय नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि उसका मर्डर किसने किया। अब शीना में ये है, अब कोर्ट में क्या जजमेंट आता है उस हिसाब से मालूम पड़ेगा कि न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, तो जजमेंट के बाद ही मालूम पड़ पाए। तो आपने देखा कि ये जो पूरा का पूरा मामला है शीना वोरा हत्याकांड का, आज भी रहस्यों की 1000 परतों के पीछे छुपा हुआ है। रहस्यों की जो धुंध है वो इस पर छाई हुई है अभी तक, और इसमें न जाने और क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी। ये जो है पूरा ट्रायल या पूरा मुकदमा चलते के दौरान सामने आता रहेगा और वो अभी भी जारी है। 5V मीडिया पर आप जो इस केस की पूरी तफसील मनीष से सुन रहे थे,
इसके बारे में और भी जानकारियां जो हैं जब निकल करके आएंगी सामने, तो हम कोशिश करेंगे कि मनीष को दोबारा से बुलाएं, और उसका जजमेंट आएगा तब भी हम उन्हें वापस आमंत्रित करेंगे और आपको उसकी सारी जानकारियां देंगे। मनीष के पास भी अंडरवर्ल्ड की या अपराध जगत की कहानियों का बड़ा लंबा चौड़ा खजाना है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मनीष पचौली हमारे साथ में दोबारा आएंगे, दोबारा नहीं कई बार आएंगे, और आपको इसी तरीके से सूचनाएं देते रहेंगे, बताते रहेंगे और कहानियां किससे सुनाते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप 5E मीडिया पर ये जानकारियां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए, बहुत सारे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करने पर ये बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और ये भी बताइए कि और किस तरह की कहानियां किससे आप सुनना चाहते हैं, किनके मुंह से, किनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और हमें इसी तरीके से हमेशा प्यार मोहब्बत देते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। आगे भी 5E मीडिया आपको इसी तरीके से सहयोग देता रहेगा, कहानियां किससे सुनाता रहेगा। मैं हूं विवेक अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।